जितना भी एक्सपोर्ट से आपको प्रॉफिट आया है ना, उसके मतलब 50% उसको फ्लो बैक कर दिया जाएगा। मतलब हम ये मानेंगे कि आपने 50% ही प्रॉफिट कमाया। कुल मिलाकर बात ये है। एग्जांपल दे सकते थे हम, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी बेटर कुछ हो सकता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल प्राइवेट प्लेयर बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम जब वॉल्यूम की बात देखेंगे तो गवर्नमेंट है प्रीडोमिनेंटली जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं। ठीक है, हाँ कंपनसेशन वाला, हाँ ये इसमें नहीं है कुछ भी। अब ये पता है, ये कंपनसेशन से रिलेटेड चीज़ उस समय न्यूज़ में बहुत थी, इसलिए तब आया। अब कुछ आता ही नहीं है कंपनसेशन से रिलेटेड न्यूज़ में। 6 वाला, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर पीपीपी मॉडल। अब क्या है कि मतलब सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता है। क्यों? वो ये बोलेगा इतने वॉल्यूम ही नहीं है कंप्यूटर्स का कि हम सस्टेनेबली इसमें से कुछ निकाल पाएँ। अब इसमें ना ज़्यादातर आप जो वो डालोगे पॉइंट्स, वो वाले डालोगे, कौन से जो फॉर्डर होते हैं। जैसे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे बड़े चैलेंजेस होते क्या हैं इन जनरल, कौन से होते हैं? जनरल वाले बताओ कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता, मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहा, और लैंड एक्विजिशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, कैसे एक्वायर करा जाए। जेवर वाला एयरपोर्ट है, उसमें लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आई है ना। कोई सा भी एयरपोर्ट आप अज्यूम करो, है ना, अपने आसपास कोई ना कोई तो होगा ही, है ना, अज्यूम करो, तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये हो गया। फिर एनवायरमेंटल कंसर्न्स वगैरह होते हैं, क्लियरेंसेज नहीं मिल पाती। ठीक है, उसके बाद और सपोर्ट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है आसपास, है ना, कनेक्टिविटी वगैरह की, है ना, तो ये है। ठीक है, अब उसमें सब इश्यूज़ निकाल लो। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है? क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं है लोगों का। हाँ हाँ हाँ, और जब भी आप एक्सपर्टाइज वगैरह की बात करो ना, जब भी क्रिटिसिज्म ऐसा हो कि सरकार के पास ये नहीं है, तो उसका सोल्यूशन जरूर देना, है ना, बिना सोल्यूशन का कोई। लेकिन क्वेश्चन ही है कि प्राइवेट, हाँ, तो उस सेंस में हम नहीं बोलेंगे। जब सवाल ही वो ये पूछ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अज्यूम कर रहा है कि सरकार तो बना नहीं सकती, बनाना प्राइवेट को ही है, बट प्राइवेट क्यों नहीं आ रहे, जॉइंट वेंचर इतने सक्सेसफुल क्यों नहीं है? हाँ, वो जो कंसेशन एग्रीमेंट होता है ना किसी भी पीपीपी मॉडल में, उसमें ही डूज एंड डोंट्स पहले से होते हैं कि आपको इतने साल तक मेंटेन करना है, यहाँ से रेवेन्यू आएगा, ये सब, है ना, मेंटेन करना है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब डिपेंड कर सकता है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है SEZ, और इस चैप्टर में हम सारी चीज़ें SEZ के कंपैरिजन में ही करेंगे। ठीक है, SEZ क्या होता है, यहाँ पे ना एक वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन दी हुई है, देखिए नोट्स में दिख रही है आपको, क्या है कि ज्योग्राफिकली लिमिटेड एरिया यूजुअली फिजिकली सिक्योर्ड, सिंगल मैनेजमेंट, separate custom area eligibility for benefit based on physical location in the zone, within the zone। ठीक है, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि एक ये जोग्राफिकली लिमिटेड एरिया होगा, ठीक है, हो सकता है ये फिजिकली भी सिक्योर्ड हो, बाउंड्री वॉल्स हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ यूजुअली फिजिकली सिक्योर्ड, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सिंगल मैनेजमेंट हो, ये पूरी चीज़ एक मैनेजमेंट के अंदर आ रही है। अब हमारी
ये क्यों ऐसा है कि एक मैनेजमेंट के अंडर आ रही है, इसका मतलब समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि इन जनरल कोई भी इंडस्ट्री किस किस गवर्नमेंट के अंडर आती है। बताओ, कोई भी इंडस्ट्री, जैसे ये इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री, ये इनके इस एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ना? तो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हो गई, स्टेट अथॉरिटीज़, सेंट्रल अथॉरिटीज़ और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सिंगल मैनेजमेंट है, सेपरेट कस्टम एरिया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये जनरली अंडर वन सिंगल मैनेजमेंट होगी। ये पूरी चीज़ है ना, इसका मैनेजमेंट एक सिंगल मैनेजमेंट के अंडर होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि अलग अलग अथॉरिटीज़ के साथ अलग अलग डील नहीं करना पड़ेगा, मैनेजमेंट अपने आप में डील करेगा वो सारी चीज़ें। हाँ, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा। और ये इनफैक्ट इंडिपेंडेंट बॉडी भी हमें साफ साफ पता होगा कि हाँ, इस पूरे इलाके का मैनेजर ये है, ठीक है, इस टाइप का। फिर सेपरेट कस्टम एरिया एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसको हो सकता है हम सेपरेट कस्टम एरिया की तरह बनाएं। इसका मतलब क्या है कि देखो ऐसा है कि ये बाकी का इंडिया है और ये है SEZ। अब कोई बाहर से सामान आया, यहाँ बना और यहीं के यहीं अगर वापस चला गया, एक्सपोर्ट हो गया, है ना, हम क्या बोलेंगे? हम मानेंगे इंडिया में आया ही नहीं, कस्टम हम लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है। मतलब क्या है कि पूरे इंडिया में जो कस्टम ड्यूटीज चल रही हैं उससे कुछ अलग यहाँ हो सकता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, आप समझ पा रहे होंगे क्या एडवांटेज हो सकता है? हाँ, प्राइवेट प्लेयर तो आ जाएंगे, बट ऐसा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा क्यों आएगी? क्या एडवांटेज है किसी भी प्राइवेट प्लेयर के लिए? यहाँ पर टैक्स नहीं लग रहे हैं ना, वरना क्या है, यहाँ पे आया, कस्टम ड्यूटी दी, यहाँ पे GST दिया, फिर एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट के लिए हो सकता है कोई ड्यूटी हो, है ना। यहाँ पे क्या कोई ड्यूटी ही नहीं लगी, यहाँ पे प्रोसेस हुआ और चला गया, ठीक है। क्या हुआ? बस यहाँ पे इंडियन इंडस्ट्री ने यहाँ पे बस सामान बनाया और उससे इंडिया को क्या फ़ायदा हो रहा है ऐसा करके? भाई हमें तो कस्टम नहीं मिल रहा, हमें क्या फ़ायदा है? ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, बट पॉइंट ये है कि ये तो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर कमा रहा है ना, सरकार नहीं कमा रही, हमारा क्या फ़ायदा? हाँ, अब जब भी मैंने जॉब्स बढ़ रही हैं मेनली, ठीक है। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ भी रही है, यहाँ कंपनी ऐसा ही थोड़ी है कि यहाँ जितने भी यूनिट्स लगे हुए हैं वहाँ पे मुफ्त में आकर बना रही है, रेंट तो दे रही होगी, जो भी है, जैसा भी है। पॉइंट क्या है कि हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? 4 होते हैं ना हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं? लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप और कैपिटल, ठीक है। हम कह रहे हैं मान लो कैपिटल भी बाहर से ला रहे हैं और एंटरप्रेन्योर भी बाहर के हैं, तो भी एटलीस्ट वेजेस तो यहीं पे आ रहे हैं, रेंट तो यहाँ दे रहे हैं, है ना। तो मतलब हम किसी तरह कमा रहे हैं। ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स को अफेक्ट करेगा। हम यहाँ इसको कहते हैं एग्लोमरेशन इफेक्ट, ठीक है। सारी इंडस्ट्री एक साथ आ गई, है ना। कैसी इंडस्ट्री आ गई? मान लीजिए ये SEZ जो बनाया गया है, ये लेदर प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया। इसका मतलब क्या है? यहाँ लेदर के प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, कैसे कैसे, टैनरीज होंगी, स्टिचिंग यूनिट्स होंगे, उनको अलग अलग गारमेंट्स, अलग अलग बैग्स में स्टिच करने के लिए यूनिट्स होंगे, है ना। फिर उसमें कलर करने के लिए, शेड्स करने के लिए, हर चीज़ के लिए एक एक यूनिट होगा, है ना। तो क्या है कि यहाँ पे एक सप्लाई चेन बन गई। ट्रक इस फैक्ट्री से निकल के इधर जाएंगे, इस फैक्ट्री से निकल के इधर जाएंगे, यही सारा सामान आ गया, ठीक है। अब किसी को भी सस्ते में लेदर का कुछ भी बनाना है, उसके लिए बेहतर है कि वो यहाँ पे अपना यूनिट खोल ले, उसको सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है। यहाँ पे जैसे टैक्स गवर्नमेंट इसको लाइक इस पे लॉजिस्टिक्स अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अलग वो चल रहा है, इसको कैसे मतलब एडिशन करेंगे? मतलब कैसे एडिशन करेंगे? क्योंकि इंडिया के स्ट्रक्चर में कैसे रखा जाएगा? टैक्स नहीं कर रहे हैं तो इसका डेटा भी अलग से वो करेगा। हाँ, डेटा वेटा ठीक है। पॉइंट इज ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं लगेगा, बट टैक्स में कुछ कंसेशंस हम दे देंगे, है ना। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्योंकि हमने इसका नाम आ रहा है कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, तो हमने टैक्स कंसेशन वगैरह दे दिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, हर किसी को नहीं दिया जाएगा। सरकार जिस टाइप की इंडस्ट्री इस इलाके के लिए इमेजिन कर रही है, सिर्फ उस इंडस्ट्री को वो सर्टेन टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, है ना। इफ़ वी वांट कि यहाँ पे मान लो
ये फिशरीज से रिलेटेड हम कुछ करना चाह रहे हैं कोस्टल कम्युनिटीज़ के लिए, है ना, तो फिश से रिलेटेड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हम बना देंगे, ठीक है। और हम चाहेंगे बस वही चीज़ लगाएं, ऐसा नहीं कि कोई आईटी इंडस्ट्री यहाँ सस्ता लैंड देखकर यहाँ पे कुछ लगा दें, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशन साफ साफ होते हैं, कौन यहाँ पर आकर काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उस इंडस्ट्री के लोग ही आएंगे। कभी कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाइडर भी होते हैं, है ना, कि खाली प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं, हम सेकेंडरी टर्शरी कई टाइप की इंडस्ट्री एक साथ रखना चाह रहे हैं, वो भी करा जा सकता है, बट सरकार बताती है कि कितना स्कोप है यहाँ का, है ना। तो क्या लिखा है, जोग्राफिकली लिमिटेड एरिया, फिजिकली सिक्योर्ड हो सकता है, सिंगल मैनेजमेंट हो सकता है, सेपरेट कस्टम एरिया एलिजिबिलिटी फॉर बेनिफिट बेस्ड अपॉन फिजिकल लोकेशन विद इन द जोन एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर मतलब इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अगर मिलना है, अब क्योंकि एक ही अथॉरिटी है जो जिससे डील करना है, सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, वही देख लेंगे बिजली के आपका कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, वाटर का कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ एक साथ हो गया। हाँ, ये SEZ नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन है ना, हम देखेंगे कि SEZ के अलावा भी कई सारे टाइप के जोन्स होते हैं। हाँ, इसके अंदर SEZs है, ठीक है ना, कि जैसे एजुकेशन के लिए एक एरिया बना दिया, इसके लिए एक एरिया बना दिया, ऐसे करें। हाँ, IT के लिए एक IT पार्क बना दिया, इस टाइप का, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखी है, एक टेबल दे रखी है, दिख रही है आपको, है ना। हम ये सारी चीज़ें अभी नीचे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये क्लासिफिकेशन ऑफ SEZ है, एक्चुअली देख लेते हैं क्या है, ठीक है। एक है ये इंजीनियरिंग प्रोसेसिंग जोन होता है शायद, EPZ, लेट मी जस्ट चेक, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, हाँ राइट, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है। एक है ये हाइब्रिड की एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए, मतलब क्या है कि कुछ एक तो होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सिंगल यूनिट या फ्री एंटरप्राइज, है ना। एक होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड में क्या है कि हम ज़्यादा मान लो चीज़ें रख पा रहे हैं, ज़्यादा टाइप की इंडस्ट्री आ रही है, एक में सिंगल टाइप के यूनिट से आ रहे हैं, उस टाइप का हो गया। फिर ट्रेडिशनल EPZ टाइप का, उनके अलग अलग साइज़ के हिसाब से कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। फ्री पोर्ट वगैरह, ठीक है, इसके बारे में इसको ऐसा करते हैं, स्किप करते हैं, मेरे को भी नहीं पता मैंने ये क्यों रखा हुआ है यहाँ पे, इतना डिटेल में वैसे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि अगला लिखा है ना, EPZ रूल्स प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग एडवांटेजेस, ऐसा एक टॉपिक लिखा हुआ है ना। क्या है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं SEZ की। सबसे पहला सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है कि, हाँ जी, नहीं एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली इतना ध्यान रखो कि SEZ पॉलिसी आई कब थी, 2000 के आसपास आई थी, ठीक है। 2000 से लेकर 2006 तक हमने ट्रेडिशनली SEZ बस खोले थे, है ना, कि उससे पहले कोई पॉलिसी नहीं थी, ठीक है, हम SEZ बस बना देते थे। तो उसके बाद हमने 2006 से 2006 तक हमने क्या करा कि फॉरेन ट्रेड हमारी पॉलिसी है, उसके साथ हमने अलाइन करा था। ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम मेनली क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, जब भी सरकार अपनी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी निकालती है, वो बताती है कि हम इन आइटम्स पे कस्टम ऐसा रखेंगे, इन आइटम्स पे ऐसा रखेंगे, है ना। वो टैक्स रिबेट्स बताते हैं कि हम क्या क्या करेंगे और किस चीज़ का हमें फॉरेन ट्रेड बढ़ाना है ना। तो वो डिक्टेट करते थे कि ये कैसा आएगा। उसके बाद क्या हुआ, अब क्या कि इतने सारे SEZs बनना शुरू हो गए, स्टेट गवर्नमेंट्स बनाना चाह रही थी ये सारी चीज़ें। हाँ, स्टेट बना सकती है, बट पॉइंट ये है कि कस्टम ड्यूटी कौन लगा रहा है, सेंटर, विच मीन्स कि सेंटर के बिना नहीं बन सकता, राइट। बिल्कुल सब कुछ लगेगा हमें, लेकिन हमें करना क्या है, हमें सिंगल अथॉरिटी टाइप का क्रिएट करना है ना। इसमें कुछ टैक्सेस, ऐसा नहीं है सारे टैक्सेस नहीं देंगे, ये कुछ टैक्सेस स्टेट को जाएंगे, फिर भी सेंटर को जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सेंटर अपना टैक्स छोड़ दे, विच मीन्स कि इसके लिए स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत थी प्रोसीजर्स की, ठीक है। विच मीन्स ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं चल सकता था और बेटर कुछ चीज़ चाहिए, तो लेजिस्लेटिव एक्शन हुआ। क्या हुआ कि SEZ एक्ट आया 2005 में, ठीक है। अब किस किस मतलब ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों इन्वॉल्व है, दोनों के कंसल्टेशन की मदद से आया। सबसे बात हुई सारी स्टेट से कि आप बताओ क्या कॉमन थीम्स होने चाहिए, उसके बेस पे एक एक्ट आ गया, बस इतना ही है। हाँ देखो क्या क्या एडवांटेजेस है यहाँ पे किसी को भी काम करने के लिए। सबसे पहला, बिजनेस कैरी करना आसान है। क्यों? सिंप्लीफाइड प्रोसीजर कि आप अपना यूनिट सेटअप कर सको,
ठीक है। फिर सिर्फ ये नहीं, सेटिंग अप SEZ इज ईजी, है ना। अगर किसी को SEZ बनाना है, प्राइवेट प्लेयर भी लीड कर सकता है SEZ बनाने में, है ना। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस मिलेगी फॉर एस्टेब्लिशिंग SEZ यूनिट, या फिर उसके अंदर अगर SEZ बनाना है, SEZ के अंदर एक यूनिट एस्टेब्लिश करना है, दोनों में सिंगल विंडो क्लियरेंस है। कंप्लायंसेस आसान है, ठीक है, सेल्फ सर्टिफिकेशन से सारा काम हो जाता है। अब तो क्या है, जो SEZ में होता है ना, पॉइंट ये है कि अगर हम कह रहे हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब आप समझते हैं कि विच मीन्स कि अगर लेबर कंप्लायंसेस हमें करना है तो लेबर इंस्पेक्टर नहीं आएगा हमारे यहाँ चेक करने के लिए, बाय डिफॉल्ट जो हमने डेटा दिया है वो सही माना जाएगा, ठीक है। चेकिंग पोस्ट फैक्टो होगी, ठीक है, कभी भी इंस्पेक्शन हो सकती है ये चेक करने के लिए लेबर कंप्लायंसेस है कि नहीं। ऐसा नहीं होगा कि जब तक इंस्पेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा, है ना, ऐसा तो फिर डिले हो जाएगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस में क्या, आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, इंस्पेक्शन बाद में होती रहेगी और रेगुलर इंस्पेक्शन चलती रहेगी, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमने लॉ को डाइल्यूट कर दिया, नहीं, बस ये हमने कहा है कि प्री फैक्टो अप्रूवल दे दिया, पोस्ट फैक्टो चेक करा जाएगा। हाँ, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हम कह रहे हैं कि जो कंप्लायंसेस हैं वो यहाँ पे आसान कर दिए गए हैं। अगर यहीं पे आसान कर दिए गए कंप्लायंसेस तो बाकी जगह पे क्यों आसान ना कर दिया जाए, है ना। तो अब क्या हो रहा है कि अब हम पहले क्या कर रहे थे, सिर्फ SEZs में ये कंप्लायंसेस आसान कर रहे थे, अब ये सारी चीज़ पूरे इंडिया में करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे पूरी सरकार ही सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। फिर इसके अलावा टैक्स एग्जम्पशंस, यहाँ पे कोई MAT नहीं लगता, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब ये होता क्या है कि सरकार मेन सबसे बड़ा कॉरपोरेट्स के ऊपर कौन सा टैक्स लगाती है, कॉरपोरेट टैक्स। वो होता क्या है, व्हाट इज कॉरपोरेट टैक्स, तो कॉरपोरेट्स का वो इनकम टैक्स हो गया एक किस्म का, उनका जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब कॉरपोरेट टैक्स के ऊपर कई सारे एग्जम्पशंस लगते हैं कि अगर आप लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड है आपका इतना एग्जम्पशन है, अगर आप इससे रिलेटेड है इतना एग्जम्पशन, अगर आप इतने लेबर्स को क्या कहते हैं एम्प्लॉय कर रहे हैं तो आपके ऊपर इतना एग्जम्पशन है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जम्पशंस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि टैक्स निल हो जाता है या निल के काफ़ी करीब पहुंच जाता है। ऐसे में तो प्रॉब्लम है, ऐसे में तो फिर मतलब कंपनियां तो फिर टैक्स ही नहीं देंगी, ये बोलेंगे हम इस प्रोविजन के अंदर इतना एग्जम्पशन हो गया, इस प्रोविजन के अंदर इतना एग्जम्पशन हो गया, और हम प्रोविजंस को हटा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दोज प्रोविजंस आर देयर इन प्लेस इन ऑर्डर टू प्रमोट सर्टेन बिजनेस इंटरेस्ट, है ना। हम चाह रहे हैं कि सर्टेन डेवलपमेंट हो सर्टेन सेक्टर्स में, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, इसके लिए हम लाते हैं MAT माने मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। इफ जो जितने भी कंसेशंस हैं, ठीक है, आर ग्रेटर देन सर्टेन लिमिट, देन यू हैव टू पे मिनिमम ऑफ से 15%। टोटल हमारा कॉर्पोरेट टैक्स है 25%, या जितना भी आ गया, ठीक है। तो आपका क्या है कि अगर एग्जम्पशन ज़्यादा हो गए, एग्जम्पशन आपको 9% के आसपास ले आया, आपको फिर भी 15% तो पे करना है मिनिमम, ठीक है। SEZ में क्या है कि नहीं, नो MAT मीन्स, हाँ, ये पूरे इंडिया का नॉर्म है, मिनिमम 15% रहता है, ठीक है। SEZ में नो MAT, मतलब क्या हुआ, मतलब आपका जितना एग्जम्पशन है, एग्जम्पशन के बाद जो नेट बैठ रहा है वही देना है, ठीक है। फिर सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह ये सब था, वो सब अब हट चुका है वैसे भी, ठीक है, बट जो भी था ये टैक्स एग्जम्पशंस थे। नेक्स्ट 100% टैक्स एग्जम्पशंस फ्रॉम एक्सपोर्ट इनकम फॉर द फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है। फिर 50% ऑफ द फ्लोड बैक एक्सपोर्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये क्या है कि जितना भी एक्सपोर्ट से आपको प्रॉफिट आया है ना, उसके मतलब 50% उसको फ्लो बैक कर दिया जाएगा। मतलब हम ये मानेंगे कि आपने 50% ही प्रॉफिट कमाया, कुल मिलाकर बात ये है। तो पहले इसमें क्या कहते हैं, पहले 5 साल में आपका 100% एग्जम्पशन हो जाता है एक्सपोर्ट इनकम से, ठीक है। और नेक्स्ट 5 ईयर में आधे पे टैक्स देना है कुल मिला, ठीक है। फिर अप्रूवल मैकेनिज्म आसान है, क्या कि जो भी डेवलप करने वाला व्यक्ति है, अब ये सरकार भी हो सकती है या प्राइवेट प्लेयर भी हो सकते हैं। सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपैलिटीज़ भी कह सकती हैं, जो भी है। तो डेवलपर सबमिट करेगा ये प्रपोजल कि हमें SEZ इस्टेब्लिश करना है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को,
ठीक है। और फिर स्टेट गवर्नमेंट उसका ब्लूप्रिंट बनाकर बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास भेजेगी। अब बोर्ड ऑफ अप्रूवल क्या है, ये सेंटर के भी लोग बैठ रहे हैं यहाँ पे, और 45 दिन के अंदर अप्रूवल आ जाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, पूरी एक फाइल बनाई, रिपोर्ट बनाई, भेज दी। ठीक है, इसमें सब कुछ है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह सब कुछ। ठीक है, बस इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या होता है, एक बार SEZ बन गया, उसकी एक एपेक्स बॉडी होगी जिसको बोर्ड ऑफ अप्रूवल बोला जाएगा। उसके बाद एक अप्रूवल कमेटी होगी जो कि अप्रूव करेगी इस SEZ के अंदर कुछ के यूनिट्स। अब समझ रहे हैं मतलब क्या हुआ कि एक तो अप्रूवल का बोर्ड होता है जो कि इसके लिए अप्रूव कर रहा है, वो सेंटर के पास बैठा हुआ है। एक बार अप्रूव होकर आ गया वहां से तो SEZ बनेगा। अब SEZ के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होगा, इनके अंदर भी एक अप्रूवल बोर्ड होगा। ठीक है, और इस अप्रूवल बोर्ड का काम क्या होगा, ये SEZ का अप्रूवल बोर्ड है, SEZ का। ठीक है, और इनका काम क्या है, ये यूनिट्स को अप्रूव करेगा कि ये यूनिट लग सकता है कि नहीं, ये यूनिट लग सकता है कि नहीं, इनकी फाइल क्लियर करेगा। किसके बेसिस पे, क्योंकि अप्रूवल बोर्ड के पास जो प्रोजेक्ट किया था SEZ का, उसमें लिखा हुआ था कि ये SEZ हम बना क्यों रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। राइट, उसके बेसिस पे यहाँ पे इसका जो भी है रूल्स एंड रेगुलेशन बने होंगे SEZ के, उसके बेसिस पे ये यूनिट एकदम ठीक बैठ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से यहाँ पे यूनिट को अप्रूवल मिलेगा। राइट, तो ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है। फिर एक डेवलपमेंट कमिश्नर होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अप्रूवल कमेटी, ये सब। ठीक है, इसके मतलब इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि और कैसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है। इसका नहीं, हाँ, ये सारी चीज़ें जिसको हम डेवलपर बोल रहे हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब ये डेवलपर अगर खुद स्टेट गवर्नमेंट है तो वो डेवलप करेगी, नहीं तो जो प्राइवेट एंटिटी ने बोला है कि हम यहाँ पे SEZ लगाना चाह रहे हैं वो डेवलपर प्रोवाइड करेगा। नहीं, एग्रीमेंट नहीं, जो प्रोजेक्ट की फाइल गई है वो गई ऐसे है, डेवलपर ने बनाकर भेजी है। जो कह रहा है कि मैं यहाँ इसको डेवलप करूँगा उसने फाइल बनाकर भेजी है। हाँ, तो वो जो फाइल अप्रूव होकर आई, अब इसका काम है वो सब डेवलप करना। हाँ, प्लग एंड प्ले। हाँ, तो जो भी अगर SEZ का वो फीचर है कि यहाँ पे प्लग एंड प्ले होगा, तो फिर वो जो डेवलपर है वो बनाएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगा और यूनिट्स को ये बोलेगा, है ना, इंडस्ट्री को कि आओ मेरे पास प्लग एंड प्ले का सेटअप है, आ जाओ। सर, इनका रिपोर्ट जो होता है वो स्टेट से सेंट्रल में जाता है या सीधा सेंट्रल? नहीं, बोर्ड ऑफ अप्रूवल के पास जाता है। एंड बोर्ड ऑफ अप्रूवल में सेंटर के इंटरेस्ट्स बैठे होते हैं, मतलब उनके ऑफिसर्स वगैरह होंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। अब ये क्या है, ये SEZ अगर एक्सपोर्ट यूनिट टाइप का है ना, बाहर बैठा हुआ। अब क्या है, SEZ ऐसा ज़रूरी नहीं है, अब लैंडलॉक्ड स्टेट में थोड़ी हम कोस्ट लाइन पे रखेंगे SEZ को, है ना, SEZ इनलैंड भी हो सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो ही SEZ, अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं तो उनको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोला जाएगा। दीज आर सब कैटेगरीज ऑफ SEZ। ठीक है, तो ये हो गया। ऊपर हमने यहाँ देखा था ना, ऊपर टेबल में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन SEZ के क्लासिफिकेशन में ही 3-4 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में टेबल के अंदर, उसमें भी हाइब्रिड, सिंगल, ट्रेडिशनल जो भी है ना, वो सब टाइप इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, बस यही है। EPZ 2 बार लिख दिया गया यहाँ पे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 2 बार लिखा हुआ है ना टॉपिक। हाँ, एशिया का पहला कहाँ है, बस वो ये लिखा हुआ है, कांदला पे था। ठीक है, इस ऐसे ही कुछ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगले पेज पे ना एक मैप दिया हुआ है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये वो SEZ है जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग टाइप के हैं, बस सिंपल। ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पे ये दे रखा था ना टॉपिक, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन है ना, ये आई थिंक ये स्पेशल टाइप ऑफ SEZ होते हैं क्या, अर्बन एंटरप्राइज? नहीं, ये स्पेशल टाइप ऑफ SEZ नहीं होते। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस है SEZ और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन में। हाँ, टेबल दे रखी है एक डिफरेंस की। ठीक है, क्या है कि जैसे
SEZ में कोई क्राइटेरिया नहीं है इन्वेस्टमेंट का, यहाँ पे क्राइटेरिया है कि मिनिमम 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। फिर 5 साल तक ड्यूटी फ्री ट्रेड है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन में 3 साल तक के है ना, मतलब लगभग SEZ जैसा ही है, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये मेनली ना SEZ के आने से पहले था, जब SEZ एक्ट आया था ये सब हट गए थे, ठीक है। अब हम इनके बारे में ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं, बस क्या है कि टेबल बनी हुई है तो देख रहे हैं, पहले थे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ट्रेडिंग यूनिट्स अलाउड इन SEZ, ये डिसकंटिन्यूड हो गए ऐसा करके, ट्रेडिंग यूनिट अब डिसकंटिन्यूड है यहाँ पे। और हाँ जो भी है, हाँ लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है वो अगला वाला है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, निम्स, ठीक है। अब निम्स क्या है कि SEZ थोड़े से स्मॉलर यूनिट होते हैं, निम्स इंडस्ट्रियल जोन है, यानी कि और बड़ा जोन है, ठीक है। ऐसा मानो जैसे नोएडा अथॉरिटी है, उसने निम्स बनाया हुआ है, अब उसके अंदर SEZs हैं, आप समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मिनिमम एरिया का है। क्या निम्स में मिनिमम एरिया होता है 5000 हेक्टेयर, ठीक है, और SEZ में कितना है 10 से लेकर 1000 तक, जबकि मैक्सिमम एरिया SEZ का 5000 हेक्टेयर है, ठीक है। जो इसका मिनिमम है उसका मैक्सिमम है, आप समझ रहे। तो निम्स बहुत बड़ा रीजन होता है, उसके अंदर छोटे छोटे SEZs हो सकते हैं, हाँ ठीक है। अब SEZ हमें पता है कि लेजिस्लेटिव एक्शन क्या है कि SEZ एक्ट के थ्रू है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ ये SEZ कौन डेवलप कर रहा है, प्रोजेक्ट का डेवलपर। निम्स कौन डेवलप कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। इतने बड़े एरिया को एक डेवलपर प्राइवेट कर ही नहीं सकता, ठीक है। वो बात अलग है कि इतने बड़े को वो सब यूनिट्स में बांट के वहाँ पे अलग अलग SEZ बैठा दिए जाए, है ना। फिर हाँ, निम्स में क्योंकि ये इतना बड़ा है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट काफ़ी होगी, तो यह हाँ यही है, हाँ हाँ, जो डेवलपर होता है वही देता है EIA की रिपोर्ट। हमने देखा था ना जब EIA पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट में, तो EIA आपको पता क्या होता है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये क्या होता है कि एक रिपोर्ट होती है, जो डेवलपर होता है वो एक रिपोर्ट बनाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है क्या, हम क्या बना रहे हैं, और ये बनाने के बाद एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, और ये किस बेसिस पे रिपोर्ट बनती है, उन्हें क्या क्या बताना पड़ता है। उन्हें बताना पड़ता है कि लैंड कैसे चेंज होगा, वाटर फ्लो स्ट्रीम्स अगर वहाँ से जा रही हैं, एयर का फ्लो चेक करना है कि हम एमिशंस कौन से करेंगे और एयर फ्लो कैसा है एरिया में, कहाँ कहाँ तक उसको इम्पैक्ट करेगा, आसपास के फॉरेस्ट कैसे हैं, क्या कोई माइग्रेटरी रूट है किसी बर्ड का या किसी एनिमल का, छोटे से छोटे हो बड़े से बड़े हो, है ना। ये सारा इसका इम्पैक्ट असेसमेंट करा जाएगा और वो सबमिट होगा इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास। उनका एक अप्रूवल बोर्ड है और फिर वो अप्रूव करके कह देंगे, क्लियरेंस देंगे, हाँ ये प्रोजेक्ट बन सकता है, ठीक है। ये EIA क्या है, वहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलपर दे रहा है, यहाँ पे कौन दे रहा है, निम्स में स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली बना रही है इसको, इसलिए ऐसा हो रहा है। EIA कौन करता है, जो कि बना रहा होता है ना। निम्स नहीं, दोनों अलग अलग है। निम्स स्टिल एग्जिस्ट, है ना, ये अभी भी बनाया जाता है, ठीक है। तो हाँ, अब क्या कि इतना बड़ा है तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, ये एक कंडीशन होती है इनके ऊपर। अब ये कंडीशन यहाँ पे क्यों लग रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे ये कंडीशन नहीं लगती क्योंकि हमें इसको कोई भी रेगुलेशन नहीं देनी है, लेकिन बाकी जगह पे क्यों लग रही है, ये बाकी जगह नॉर्मल जगह की तरह ट्रीट हो रही है। जैसे हमारे डिस्कॉम्स होते हैं ना रेजिडेंशियल एरिया में, यहाँ पे भी इनको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको मिनिमम इतने % रिन्यूएबल एनर्जी से लेनी है ना। इसको कहते हैं RPO, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा था, है ना। जब आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे ना, ये कॉन्सेप्ट समझेंगे RPO का, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। व्हाट आर दीज, कि जो डिस्कॉम्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो कहीं से प्रोक्योर कर रही हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक तरीका पढ़ा था ना, जब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे थे एनर्जी से रिलेटेड, हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी बनने से लेकर आप तक कैसे आती है, कौन से लोग बीच में इन्वॉल्व है। एक तो प्रोड्यूसर है, ठीक है, फिर इसका ट्रांसमिशन होता है, ट्रांसमिशन कंपनी होती है, ठीक है, जैसे ग्रिड, मतलब ग्रिड ऑपरेटर्स हो गए कुल मिलाकर, है ना। और ये यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती है, डिस्कॉम्स के पास, है ना। इनका काम है खाली नेटवर्किंग, इधर से लेकर इधर तक पहुंचाना। इनका काम है प्रोड्यूस करना, दीज आर द सेलर्स, दीज आर द बायर्स,
है ना, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मेंटेन करते हैं। हाँ, ये रिटेल करते हैं उसका, है ना। नाउ दीज बायर्स हैव टू बाय सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन्यूएबल एनर्जी। हाँ, जितना भी अभी चल रहा है 15-20% कुछ चल रहा है अभी, है ना, इतना परसेंटेज उनको रेन्यूएबल एनर्जी से लेना ही लेना है। हाँ, 2% से स्टार्ट हुआ था, अब इतना बढ़ गया। आई थिंक ये बढ़ के 25% होने वाला है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद चेंज होता रहता है। ठीक है, इतना, और जब चेंज होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है न्यूज़पेपर में भी नहीं आता, जबकि हमारे लाइफ्स को इतना इम्पैक्ट करता है। ये इसको न्यूज़ भी नहीं कवर होती है अक्सर। ठीक है, एनीवे, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि रेन्यूएबल मतलब ऑब्लिगेशन है इनके ऊपर लेने की। और इनफैक्ट डिस्कॉम्स के बर्बाद होने का वन ऑफ द मेन फैक्टर भी है कि उनको रेन्यूएबल एनर्जी खरीदनी है, नए प्राइसेस में खरीदनी है, कॉन्ट्रैक्ट पुराने प्राइसेस में हो रखे हैं, है ना। या तो ये होता ऑब्लिगेशन नहीं होता, कम खरीदते, है ना। तो कहने का मतलब सरकार एक काम कर सकती थी क्या, कि नल एंड वाइड कर देती पुराने एग्रीमेंट्स को। ठीक है, उसकी जगह सरकार ने चूज़ क्या करा, नहीं वो एग्रीमेंट वाइड नहीं होंगे, तुम उस पर खरीद लो इलेक्ट्रिसिटी। उल्टा काम कर दिया कि अगर इन कंपनियों को पैसे की ज़रूरत है, ये अनवायबल हो रही है, तो हम पैसा डाल देते हैं, हम वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट पे दे देते हैं पैसा, उधर बॉन्ड्स निकाल दिए। ठीक है, तो एक बेहतर तरीका ये होता कि जो एग्रीमेंट्स एक्चुअली गलत अजम्पशन लेकर हुए थे उन, और जो कि रियलिटी चेंज हो रही है और हमारे लिए ज़रूरी है। एक तो क्या है कि सरकार ने ये नियम बनाया ना कि इनको खरीदना है ना। अगर ये नियम नहीं होता तो फिर तो ये डिस्कॉम्स चलती वायबल रहती। अगर सरकार की पॉलिसी इनको ख़राब बना रही है तो सरकार को पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। अब हमें रेन्यूएबल एनर्जी भी रखनी है, इनको भी बचाना है, विच मीन्स वो जो कॉन्ट्रैक्ट करे हैं उनको सरकार एक लॉ लेकर आए और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को नल वाइड कर दे। आप समझ रहे हैं प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है और सोल्यूशन क्या हो सकता था। एनीवे, तो क्या है कि ये जो डिस्कॉम्स हैं इनको एक परसेंटेज खरीदनी होती है, रेन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है। ये रेजिडेंशियल एरिया पे लागू हो रहा है, तो फिर इंडस्ट्रियल एरिया पे क्यों नहीं लागू होगा। ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया पे लागू होगा, लेकिन क्योंकि SEZ को हमें फ्री रखना है फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस, देयरफॉर दिस रेगुलेशन इज नॉट मैंडेटेड अपॉन SEZ। ठीक है, ये एक अंतर आ गया। फिर स्पेशल प्रेफरेंसेस टू दीज यूनिट इन प्रोक्योरमेंट, साफ साफ नहीं, प्रोक्योरमेंट मीन्स गवर्नमेंट को अक्सर चीज़ें प्रोक्योर करनी होती हैं, है ना, टेंडर निकाले जाते हैं, उनको कुछ प्रोक्योरमेंट करनी है। क्या सरकार SEZ से लेगी, ज़रूरी नहीं हो सकता, बट सरकार एक क्लैरिफाई करती है कि हम निम्स से कुछ ना कुछ ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, और ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस दोनों में ही है। हाँ है, कुछ टैक्स एग्जम्पशन होता है ना, वो अलग है। हाँ, इतना जनरल नहीं होता। सरकार क्या है कि हर बार बजट में बताती है कि इतना इतना इसमें एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन हर चीज़ में, एग्जम्पशन जो निम्स में नहीं भी है इंडस्ट्री, उस पर भी एग्जम्पशन कुछ ना कुछ लगता ही रहता है, तभी तो सरकार को ये मैट लाना पड़ा। हाँ, इनफैक्ट हम इतने सारे एग्जम्पशन अलग अलग चीज़ों के लिए रखते हैं कि कई बार इंडस्ट्री ये डिमांड करती है कि हमारा CA का खर्चा बढ़ रहा है, बस ये पता लगाने के लिए हमारे ऊपर कौन सा एग्जम्पशन है। ठीक है, तो बेटर ये है आप इसी को ही कम कर दो ना। फिर तो सरकार ने एक्चुअली करा है, कॉर्पोरेट टैक्स इस सरकार के आने से पहले था 30%, उसको रिड्यूस कर करके यहाँ ले आए और कई सारे एग्जम्पशंस हटा दिए, है ना। हम ये क्यों डिसाइड कर रहे हैं हमें यही इंडस्ट्री चाहिए, दूसरी इंडस्ट्री ने क्या गुनाह कर दिया, पैसा आ रहा है सारी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, है ना। सरकार क्यों डिसाइड कर रही है ये इंडस्ट्री बेटर है, ये बेटर नहीं है ना। सरकार का कोई काम नहीं है इसमें कि ये डिसाइड करे कि कौन सी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। लेट इकोनॉमी डिसाइड कि कौन सी चीज़ ज़्यादा एफिशिएंट है इंडिया के लिए, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या है, हमने जब ये हम पढ़ रहे थे हाईवे, तब हमने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पढ़े थे, है ना, याद है, पढ़े थे हमने, एक्सप्रेसवेज पढ़े थे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पढ़े थे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स पढ़े थे। क्या है इकोनॉमिक कॉरिडोर्स एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, कुछ आइडिया?
इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की जरूरत है, हाँ सिर्फ इंडस्ट्रीज को, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऐसा होलसेल से और जनरली हमने ये देखा है कि जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स होते हैं वो अलोंग नेशनल हाईवेज एंड मेन रेलवे लाइंस डेवलप करे जाते हैं, है ना। अब क्या है कि सरकार जनरली ये करती है कि हमने ये कहा था ना कि हाईवे का एक क्रिटिसिज्म करा था क्या, कि हमने हाईवे क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इलाके में इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। किस पर डिपेंड करेगा स्पीड का, कि यहाँ पे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, यहाँ पे कितनी कैपिटल है और स्किल है कि इंडस्ट्री एक्चुअली यहाँ पे डेवलप हो और इस नए आए हाईवे का इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। तो सरकार ने क्या करा, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए कि चलो हम इस रेलवे लाइन और इस हाईवे के साथ साथ हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप करते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या होगा कि अलग अलग जगह पे सरकार या तो प्रोक्योरमेंट करके ज़मीनें आवंटित करेगी, है ना, देगी लोगों इंडस्ट्रीज़ को कि ठीक है तुम्हारा लैंड एक्विजिशन होगा, तुम्हें लैंड नहीं मिल रहा था ना आसानी से इंडिया में, लो पकड़ो लैंड, बनाओ अपनी इंडस्ट्री, इसको कनेक्ट करो, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, ठीक है। तो किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ DIPP के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के अंडर, ठीक है। और कौन से मिनिस्ट्रीज में बैठ रही है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यानी कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी मिनिस्ट्री। इसके अलावा नीति आयोग एंड CM ऑफ स्टेट कंसर्न। वाई CM ऑफ स्टेट कंसर्न, क्योंकि लैंड उनके पास है, ठीक है। ये सब जब साथ में बैठेंगे तो एक इंडस्ट्रियल जोन बनाया जा सकता है, ठीक है। इंडिया के मेजर जो इंडस्ट्रियल जोन है वो मैप पे देखो एक बार, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो सब ठीक है, इम्पोर्टेंस तो आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे मैप पे सिर्फ ये देखें, सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल जोन है सबसे इम्पोर्टेंट है अमृतसर से कोलकाता, दिख रहा है, अमृतसर से कोलकाता। ये क्या है, पूरे नॉर्थ इंडिया को कवर कर रहा है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जोन है कौन सा, दिल्ली से लेकर मुंबई। अमृतसर से कोलकाता वाला दिल्ली पे आता है, ठीक है। फिर दिल्ली से मुंबई। अब ये जो इंडस्ट्रियल जोन है ना, ये मेनली जो कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इंडस्ट्रियल जोन इंडिया के दो सबसे बड़े जोन हैं, एंड ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, दादरी पे, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स है वो कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, खुर्जा पे, ठीक है। दादरी और खुर्जा अलग अलग जगह हैं, कहाँ है, जैसे अगर ये नहीं, हाँ पास में ही है, ये अगर दिल्ली है, ऐसा कुछ पड़ता है दिल्ली, ठीक है। दादरी से होते हुए यहाँ जा रहा है, दादरी अगर ये नोएडा है, ये गाज़ियाबाद है, इसके हल्का सा नॉर्थ में पड़ता है। खुर्जा कहाँ पड़ता है, नोएडा के यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या है, रेलवे लाइन यहाँ पर ला रहे हैं, क्या कहते हैं, गुड़गांव तक, यहाँ से फरीदाबाद के साउथ से होते हुए ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खुर्जा कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही ये रेलवे लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो दो हब्स हैं यहाँ पर, एक है दादरी, एक हो गया खुर्जा। दादरी था रोड के लिए हब, खुर्जा है फॉर रेलवेज, ठीक है। और इन दोनों के अराउंड हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हम चाह कह रहे हैं दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो जाए, जितनी इंडस्ट्री हो बाहर की तरफ डेवलप हो, हाँ सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, मुंबई बेंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, हाँ 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 हाँ, ये खुर्जा है ना, खुर्जा के जस्ट इधर पॉकेट, जस्ट वेस्ट में पूरी पॉकेट, यहाँ पे एक रोड जाती है, जेवर एक जगह है जहाँ जेवर एयरपोर्ट जिसके नाम पर बना है, जेवर से लेकर खुर्जा तक एक रोड जाती है, वो एक स्ट्रेट रोड के एक्चुअली खींचेंगे। वाई, बिकॉज ये जो एयरपोर्ट है, ये अज्यूम करा गया है कि लोग यहाँ पे लैंड के पॉकेट ले लेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज, और इस एयरपोर्ट के पे आने के बाद सामान यहाँ पे रुकेगा, तो फिर हो सकता है ये लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी मिल जाए कि इंडिया भर से सामान खुर्जा पर आएगा, खुर्जा से यहाँ छोटे छोटे वेयर हाउसेस में आएगा, और वेयर हाउसेस से जेवर एयरपोर्ट पे हम जेवर एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं मेनली, और उसके बाद पैसेंजर ट्रेवल भी होगा उसमें, है ना। तो यहाँ पर कार्गो कंटेनर का पोर्ट ज़्यादा बड़ा होगा एयरपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो एनीवे, दिल्ली मुंबई हो गया, फिर मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, आप मैप में देखोगे ना, मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई,
बेंगलोर से हैदराबाद, हैदराबाद से वारंगल, फिर एक हैदराबाद से नागपुर और एक दिल्ली से नागपुर। ठीक है, ये मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो गए। अब इसमें क्या है, ईस्टर्न कोस्ट देखो क्या है, हमने बेंगलोर से चेन्नई कर लिया था, फिर चेन्नई से विशाखापट्टनम देखो, है ना, और फिर विशाखापट्टनम टू मिदनापुर, और उधर से वो कोलकाता वाला वेस्ट मिदनापुर तक कनेक्ट हो रहा है। गॉट इट? तो ये हमारे सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो गए। हाँ, एक कोची से बेंगलोर कनेक्ट कर रहा है वाया कोयम्बटूर। ठीक है, बाकी इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, वो नोट्स में आपके पास पॉइंट है, आप वैसे भी जानते हो कि भाई कुल मिलाकर एग्लोमरेशन इकोनॉमी के जितने बेनिफिट्स हैं सब मिल जाएंगे। सप्लाई चेन कनेक्टिविटी हो जाएगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो कुछ भी है, सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पे ये तो है कि इसमें क्या है कि प्रपोज्ड एंड वो दोनों हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ठीक है, जो एक्चुअली फिलहाल जिन पे काम हुआ है वो 5 ही कॉरिडोर्स हैं वो जो आपको दिए हुए हैं, दिल्ली मुंबई वाला, बेंगलोर मुंबई वाला, चेन्नई बेंगलोर, विशाखापट्टनम चेन्नई और अमृतसर कलकत्ता। ठीक है, जो मैंने पहले 5 बताए थे, और याद करने आसान है, एक तो पूरा नॉर्थ इंडिया, एक यहाँ से मुंबई तक, फिर मुंबई से बेंगलोर, बेंगलोर से चेन्नई, ठीक है, और फिर ये विशाखापट्टनम तक। गॉट इट? चलो अब आते हैं कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स। अब ये SEZs, निम्स वगैरह चल रहे थे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स चल रहे थे। अब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलग 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 SEZs हो सकते हैं, है ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वाइडर फिनोमेना है ना। SEZ अगर ये है, निम्स अगर ये है, ये पूरा पूरा बेल्ट है, हम पूरे बेल्ट को इंडस्ट्रियलाइज करना चाह रहे हैं। जितना एरिया है उसको इंडस्ट्रियलाइज करना चाह रहे हैं। जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन है, हमने सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ पढ़ा था। सागरमाला क्या था प्रोजेक्ट? जितने भी सी पोर्ट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी के लिए, है ना। हम करना क्या चाह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे चेन्नई का पोर्ट है ना, हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक जोन हो 200 से 300 किलोमीटर का, जहाँ पे हम इंटेंस कनेक्टिविटी दे दें पोर्ट के साथ, है ना, और ये पूरा एक कोस्टल इकोनॉमिक जोन बन जाए। ठीक है, पूरा जोन। SEZ से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। SEZ छोटे यूनिट्स हैं, हमें बनना है बड़ा, विच मीन्स हमें और ज़्यादा बड़े एरिया में प्रोडक्शन सेटअप करके और यहाँ पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जितना भी है, चाहे चेन्नई, विशाखापट्टनम, जो कुछ भी है ना, हर जगह पे हम ये जोन्स बनाना, क्रिएट करना चाहिए। ये सब है कोस्टल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, अब ये क्या है कि ये मतलब हम देखें कि इंडस्ट्रियल जोन, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया गया है अलोंग हाईवे है। ठीक है, दोनों में अंतर बस ये हाईवे एंड रेलवे, लैंड ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी है वो कौन सा हो गया? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना। और जो भी पोर्ट ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, पोर्ट मतलब शिपिंग से रिलेटेड है, वो सब क्या है? कोस्टल इकोनॉमिक जोन। कहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं? इंडिया के सारे मेजर पोर्ट्स पे और कुछ माइनर पोर्ट्स को हम डेवलप करना चाह रहे हैं, है ना। कितने मेजर पोर्ट्स हमारे पास? कितने 12। ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं जिसमें 1 से ज़्यादा हैं, जैसे महाराष्ट्र में 1 से ज़्यादा है, तमिलनाडु में 3 हैं, ठीक है, ऐसे ये वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलो अब हमारे पास ये जो कोस्टल इकोनॉमिक जोन है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन हम बना रहे हैं। ठीक है, 2 माइनर पोर्ट्स ले लेंगे, सारे के सारे मेजर पोर्ट्स ले लेंगे। ठीक है, कितना बड़ा है ये? 300 से 500 किलोमीटर अलोंग कोस्ट लाइन होगा, देख रहे हो, 300 से 500 किलोमीटर अलोंग कोस्ट लाइन। ठीक है, और 200 से 300 किलोमीटर का रेडियस एक लेंगे। ठीक है, तो अपने आप ही हो गया, 200 से 300 किलोमीटर का आप रेडियस लोगे तो आराम से 500 किलोमीटर तक की कोस्ट लाइन आ जाएगी, है ना। तो मतलब सिंपल क्या है कि हम कोस्ट के अलोंग ये जोन्स ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं आप। फिर हर CEZ विल हाउस ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स। इस जोन के अंदर होगा क्या? कई सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होंगे। कैसे होंगे इंडस्ट्रियल क्लस्टर? जो भी बड़ा शहर आ रहा है वहाँ पे आइडेंटिफाई करा जाएगा कि यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लग सकती है, और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो जाएगा, है ना। और हर क्लस्टर को हमें इंटीग्रेट करना है ना। इंडस्ट्रियल क्लस्टर इंक्लूडिंग एनर्जी, बल्क मटेरियल, डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स, फुल्ली इंटीग्रेटेड पोर्ट। ठीक है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है ढंग से पोर्ट से। फिर इट विल टैप सिनर्जीज ऑफ प्लान्ड इंडस्ट्रीज, जैसे हमने
ये DMIC वगैरह देखा है ना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये टैप्स इनके सिनर्जीज को टैप करेगा। मतलब यहाँ पे चेन्नई है हमने बनाया, यहाँ पे बेंगलुरु कुछ है, ठीक है। अब बेंगलोर चेन्नई का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारे पास रेलवे एंड रोड की कनेक्टिविटी है उसकी सिनर्जीज को टैप करने की कोशिश करेगा। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ फुल्ली इंटीग्रेट रखना है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि CEZ might comprise a large area in single district or a group of coastal districts, ठीक है। कि हम क्या कह रहे हैं कि हो सकता है चेन्नई डिस्ट्रिक्ट और इसके आसपास के लार्ज एरिया को कहें, या फिर आसपास के दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब की सिनर्जीज को भी लें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? 4 हैं यहाँ पे। डुअल फोकस लिखा हुआ है कि पोर्ट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करना है। कुल मिलाकर लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस करना है बाय बूस्टिंग कनेक्टिविटी, पहला ऑब्जेक्टिव। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाद में है, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। एरिया में इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट हो पाए। और आखिरी चीज कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस कर पाए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 4, अच्छा ये सब ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे मिसिंग है एक्चुअली। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी के साथ साथ इन्होंने 2-3 चीज़ें और बोली थी। ये जब आप सागरमाला प्रोजेक्ट में जब आप पढ़ेंगे ना CEZ सागरमाला में, है ना, वहाँ पे देखिएगा कि एक्चुअली वो सागरमाला का कंपोनेंट है क्या, कि हमें स्किलिंग प्रोवाइड करनी है एंड यहाँ पे कोस्टल फिशरीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कोस्टल फिशरीज को डेवलप करना है, मतलब फिशिंग इकोनॉमी एंड स्किल्ड इकोनॉमी, वो दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूडेड है इसके साथ। लेकिन वो क्या, सागरमाला के कंपोनेंट्स हैं जो कि इसके साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। वो जब आप पोर्ट्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पार्क, ठीक है। इंडस्ट्रियल पार्क क्या है? कोई भी जोन्ड एरिया जो कि इंडस्ट्री की टाइप का बना हुआ है ना, वो हो गया इंडस्ट्रियल पार्क। जैसे IT पार्क, IT इंडस्ट्री का पार्क हो गया। जैसे नोएडा में आप जाएंगे, सेक्टर 146 है एक, ठीक है, उसको कहा ही गया है कि IT पार्क है, ठीक है। एक एजुकेशन पार्क वहाँ पे बना हुआ है, एक सेक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पार्क कहते हैं आई थिंक, है ना, पूरा सेक्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना। तो उस टाइप का कुछ बस यही है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप पीछे वाले ये साथ ही साथ करते जा रहे हैं ना चैप्टर्स, है ना। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे एक बार चेक करना, हमारे पास कोई क्वेश्चन आया है? नहीं, इस पे आया होगा पक्का। हाँ ये है ना 9th क्वेश्चन, देखो। There is a clear acknowledgement that SEZ are tools of industrial development, manufacturing and export. Recognizing this potential, the whole instrumentality of SEZ requires augmentation. Augmentation means बढ़ाना, विस्तार करना किसी चीज़ का, ठीक है, एक्सपेंशन करना, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि The whole instrumentality of SEZ requires augmentation. मैंने क्या बताया था कि SEZ एक्चुअली स्मॉलर यूनिट है ना, और हम SEZ से बड़े पे जाना चाह रहे हैं, है ना। हम SEZ के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड कोस्टल इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, है ना। हाँ, तो कहने का मतलब इनका एरिया बढ़ाया जा सकता है। वहाँ पे तो SEZ एक्ट में मैक्सिमम लिमिट है 5000 हेक्टेयर, है ना। तो देखिए जरा क्या बोल रहे हैं, तो डिस्कस द इश्यूज प्लेगिंग द सक्सेस ऑफ SEZ विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप क्या है कि एक तो आप हमारे पास है क्या कि SEZ अपने आप में थोड़े से छोटे यूनिट हो गए, ठीक है। फिर जो दूसरे यहाँ पे जिनको हम फॉर्डर पॉइंट्स बोलते हैं ना, यहाँ पे फॉर्डर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्लेग कर रही है। हम फॉर्डर पॉइंट्स किनको बोल रहे हैं? जो कि वाइडर इंडिया में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। जो ज़्यादातर इंडिया की प्रॉब्लम है एक्चुअली वो SEZ की प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है हमारी, बताओ। हम इंडस्ट्री क्यों नहीं, हमारा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है?
हाँ, कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट तो फिर भी है ना सहना है, फिर और अंडर स्किल्ड है, स्किलिंग की प्रॉब्लम है और ना लोग तो फिर भी यहीं से चाहिए, है ना, स्किलिंग की प्रॉब्लम है। विद इन द एसी जोन हमारे पास स्किलिंग जोन्स नहीं है, ठीक है, या ऑन जॉब स्किलिंग के लिए हमारे पास कोई स्कीम नहीं है। अगर कोई कंपनीज के लिए पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, क्यों स्किल नहीं देना चाहते। जैसे ही उन्होंने स्किल दे दी, ठीक है, अब उन्होंने स्किल क्यों दी, क्योंकि सस्ते में कोई एम्प्लॉय आ गया, है ना, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये थोड़ा दिन और काम करेगा तो जितना उन्होंने कॉस्ट लगाया स्किलिंग पे वो सारा निकल जाएगा। बट एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, जैसे ही स्किल मिली इमीडिएटली छोड़ के भाग जाएंगे, स्विच करेंगे हायर पैकेज की जॉब पर, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर वो ऑन जॉब स्किलिंग दे रहे हैं तो हो सकता है सरकार कुछ कंपनसेट करे, कि वो एक्सपेक्ट ही ना करे कि ये बंदा टिकेगा, वो खाली स्किलिंग बस उस सेंस में दे। मतलब क्या है कि जो उनको कंपनसेशन वापस मिल रहा है उससे उसकी सैलरी बढ़ाना है, कहीं और स्विच ना करे, जो भी है कुछ इंसेंटिव हो सरकार की तरफ से। स्किलिंग अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो कि आप लिख सकते हो साफ साफ, ठीक है। ये तो चलो हो गया। फिर इसके अलावा ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। अब आते हैं प्योरली टैक्सेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पर। टैक्सेशन की प्रॉब्लम क्या है इंडिया में? टैक्सेशन की जो इन जनरल प्रॉब्लम है वो एसीजेड की प्रॉब्लम है। क्या है? जीएसटी हाई है ना। अभी भी प्लेथोरा ऑफ टैक्सेस हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स, अभी भी एक्साइज ड्यूटी एग्जिस्ट करता है ना, वैट अभी भी एग्जिस्ट करता है, सेल्स टैक्स तो जा चुका है, कस्टम ड्यूटीज अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। ये कस्टम जीरो जोन नहीं होता ऐसी सेट, ठीक है, ये मिनिमम कस्टम जोन होता है बस। इसका मतलब ये नहीं कि कस्टम नहीं है। जो इंडिया की वाइडर प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। चलो ये हो गया। हालांकि ये जो क्वेश्चन आया था 2015 में आया था और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जीएसटी एग्जिस्ट नहीं करता था, तो इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली टैक्सेशन के मामले में। हैं? हाँ, कॉरपोरेशन के लिए हमने बनाए ही कॉरपोरेशन के लिए रेजिडेंशियल्स। नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। मेनली तो पॉइंट ये है उनको छूट मिले ना मिले, इंडस्ट्री ही नहीं आ रही है ना। हमें सबसे पहले तो इंडस्ट्री आ जाए तब जाकर किसी की इनकम होगी, तब इनकम टैक्स पर बात आएगी, है ना। वो तो होने देखो, अब क्या है कि जब भी टैक्सेशन का कोई सवाल है ना, एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको चूज करना पड़ेगा। सरकार को किसी न किसी तरह तो टैक्स लेना ही है, कुछ तो टैक्स लेना ही है, राइट। हमें चूज करना पड़ेगा कि सरकार डायरेक्ट टैक्स ले या इनडायरेक्ट टैक्स ले। आप किस में चूज करोगे? विच टैक्स इज बेटर फॉर द कंट्री, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट इज बेटर, इनडायरेक्ट इज नॉट सो गुड, है ना। वाई? ये प्रॉब्लम है, सबको देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स उसको देना पड़ता है जो इनकम कर रहा है, जो ज़्यादा बड़ी इनकम कर रहा है उसको देना पड़ता है। हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं, जो सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं 15-20 लाख टाइप के, वो लोग 30% दे रहे हैं, कम वाले कम दे रहे हैं, है ना। तो डायरेक्ट टैक्सेशन क्या है कि उसका जो प्रपोर्शनल वेट आता है वो अमीरों पे ज़्यादा आता है, गरीबों पे कम आता है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? ये प्रॉपर रिग्रेसिव टैक्सेशन है। व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन? नहीं, जो उल्टा होता है, एक्चुअली गरीबों पर ज़्यादा पड़ रहा है। हाँ, गरीबों को ज़्यादा पड़ रहा है ना ये, क्योंकि मैंने एक बार आपको समझाया था कि अंबानी की इनकम ये है, ठीक है, हमारी इनकम है ये। अंबानी अपनी इतनी बड़ी इनकम का इतना कंज्यूम कर ले रहा है, या मान लो इतना कंज्यूम कर ले रहा है। हम इतनी बड़ी इनकम का इतना कंज्यूम कर ले रहे हैं, हम इतने पे टैक्स दे रहे हैं और वो इतने पे टैक्स दे रहा है। हम अपनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम पे टैक्स दे रहे हैं और ये अपनी कम परसेंटेज ऑफ इनकम पे टैक्स दे रहा है। मतलब हम ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, अंबानी कम दे रहा है, विच मीन्स इट इज़ अ रिग्रेसिव टैक्सेशन। गरीबों पर ज़्यादा पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्स, विच मीन्स इकोनॉमी को बेहतर करना है तो हमें जीएसटी लाना है, और जीएसटी लाकर भी इसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स के जो रेट्स हैं, गुड्स के जो जीएसटी का रेट है उसको हमें कम करना पड़ेगा। जीएसटी में स्लैब्स हैं, कैसे? गरीबों को ज़्यादा कर दें, फिर
उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करा जाएगा? सिंपल भी रखना है, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस ये कहते हैं यार इसको कंप्लाई करने में मेरा खर्चा आएगा, इससे बढ़िया ये इंस्पेक्टर को पैसे खिलाओ, मैं नहीं देता जीएसटी। ये नहीं होना है ना। हमें सिंपल भी रखना है। सिंपल रखने का एक ही तरीका है, जीएसटी के सबके रेट कम कर दो, है ना। जो टैक्स रेट्स हैं, जो स्लैब्स हैं, उनको मर्ज कर दो। ठीक है, हम बहुत बड़ा रिफॉर्म लेकर आए थे। जीएसटी अपने आप में आ जाना, जब ये आया था ना जीएसटी, ये सारे क्रिटिसिज्म उस समय भी थे, ठीक है। लेकिन जो समझदार लोग थे उन्होंने ये कहा था एक बार जीएसटी आने दो, आ गया रिफॉर्म्स हम आगे करते रहेंगे। अब क्या कि जीएसटी आ गया है, रिफॉर्म्स नहीं आए, अब नीड है रिफॉर्म्स की, है ना। जो ये कहा गया, क्योंकि पहले तो स्टेट्स मान ही नहीं रही थी ना कि स्टेट्स को अपना 50% देना था। गुड्स का 100% टैक्स वो रखते थे पहले, इनडायरेक्ट सेल्स टैक्स कहते थे उसको, उन्हें सेल्स टैक्स या वैट। स्टेट्स को अपना 50% क्या कहते हैं टैक्स लगाने की पावर दे देनी थी। स्टेट्स क्यों मानेंगे? पर किसी तरीके से मनवा लिया गया, ठीक है। अब जीएसटी आ गया, अच्छा आ गया, अब हमें इस पर रिफॉर्म करना है। सिंगापुर में एक टैक्स स्लैब है, ठीक है, हर चीज़ के ऊपर आई थिंक 10 या 12% कुछ लगता है, रिगार्डलेस ऑफ कितना इंपॉर्टेंट है कितना ख़राब है। सिंपल है, किसी हाँ एक दुकान वाले को सोचना पड़ता है मेरे पास 0 से लेकर 28% की सारी चीज़ें हैं। एनसीईआरटी की किताब है 0%, मेरी किताबों की दुकान है, 0% टैक्स लगता है एनसीईआरटी की किताबों पे, ठीक है। स्कूल की किताबों पे नहीं लगता। लेकिन आप कोई और किताब लोगे, कोई सी भी और किताब लोगे, 5% टैक्स है। प्लास्टिक की ज़्यादातर चीज़ों में, पेन वैन पे 12% टैक्स हो जाता है। कागज़ के सारे आइटम पे 18% टैक्स है। और अगर कोई आप गिफ्ट आइटम लग्जरी टाइप का खरीद रहे हैं तो उस पर 28% टैक्स है। दुकानदार का दिमाग खराब हो जाता है ये जानने में कि मेरे पास जो 1000 आइटम रखे हैं इनमें से किस पे कितना टैक्स है, ठीक है। तो बिजनेस करना कहाँ से आसान होगा? अब जब बिजनेस करना आसान नहीं होगा तो कोई क्यों कैपिटल इन्वेस्ट करेगा इसमें? जब कोई कैपिटल ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, तो नौकरी कौन देगा, है ना। ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है, और वही प्रॉब्लम यहाँ एसएजेड्स की है। उनको भी इसी टैक्स स्ट्रक्चर में जीना है। तो विच मीन्स जो ये चीज़ करी गई, इसका क्रिटिसिज्म हुआ कि यार आप इस टैक्स को रिड्यूस कर रहे हो, बिजनेसेस का बहुत फ़ायदा होगा, आप जीएसटी रिड्यूस कर दो। सिर्फ बिजनेस का नहीं होगा, सबका फ़ायदा होगा, सबको अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे ही होटल में आप कभी जाओ, आपको ढूंढना पड़ेगा 5 स्टार होटल में 12% है, इस वाले होटल में इतना % है, रेस्टोरेंट में 5% है। सरकार ने ये कह रखे हैं पर डे का रूम का कॉस्ट 2000 से ऊपर है तो ये परसेंटेज टैक्स, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा टैक्स हो गए हैं, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं, इससे भी ज़्यादा था, बेहतर है अभी सिस्टम। पॉइंट ये है रिफॉर्म रोकने नहीं चाहिए, ठीक है। हम हमेशा बेटर हो सकते हैं, ठीक है। एक ऐसे आया था यूपीएससी में ही, ठीक है। अब इसमें टैक्सेशन का भी एग्जांपल दे सकते थे हम। देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी बेटर कुछ हो सकता है। हमने, ठीक है, बेस्ट सिस्टम अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है और बेहतर नहीं हो सकता, है ना। और समय की ज़रूरत होती है कि और बेहतर हो जाए, क्योंकि हम नहीं हो रहे हैं तो कोई और हो रहा है ना। हम कॉम्पिटिटिवनेस, हमने कोई, पहली बात ये हमारा कोई इनोवेशन नहीं था। 1960s में यूरोप में इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी, हम पहले ही 50 साल लेट हैं। अब वो अपने सिस्टम्स को और बेटर कर रहे हैं, और हम क्या, हाँ, वहाँ पे पहले से टैक्स रिफॉर्म अच्छे हैं। चलो, ये हो गया टैक्सेशन। अगला क्या था पॉइंट? टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज, ठीक है। ये शायद एसएजेड से रिलेटेड ही हम कुछ लॉज डिस्कस में भी यहाँ पे कर सकते हैं। कहाँ गया गवर्निंग लॉज एंड टैक्सेशन? कहाँ गया टैक्सेशन, गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्निंग लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉइंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। यही 9th क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ।
ये जो चैलेंजेस ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है ना, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इंडिया में ये है, टैक्स रिजीम की प्रॉब्लम, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना ये SEZ में लग जाएंगे। गवर्निंग लॉज वगैरह में इसमें आप लगा लेना, ठीक है ना। बस इतने ही। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनल टॉपिक है हमारा। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया? वो सारे होस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको पता ही है ना, वो बेसिक फिजिकल मतलब हाँ स्ट्रक्चर जो कि फैसिलिटेट करते हैं हमारी ग्रोथ को। ठीक है, अब हमारी सोशल ग्रोथ को जो कुछ भी फैसिलिटेट करे वो क्या है, या डिलीवरी ऑफ सोशल सर्विसेज जो फैसिलिटेट करे वो सब क्या हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। विच मीन्स हम कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक्चुअली 3 हिस्सों में डिवाइड हम कर सकते हैं। क्या, प्राइमरी 1 डिग्री बोल देते हैं इसको। ठीक है, हैं क्या, क्लिनिक्स वगैरह, हाँ ठीक है। तो यही हो गया कि जो छोटे हमारे क्लिनिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद पॉलीटेक्निक क्लिनिक्स, ठीक है, वो वाले जो हो गए वो ये हो गए ऑफ हैं जी, हैं मेडिकल शॉप्स वगैरह इस पर नहीं आएंगे किसी भी चीज़ में। नर्सिंग होम्स वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, नर्सिंग होम्स वगैरह एक्चुअली टर्शरी में आएगा, वो सेकेंडरी में। और टर्शरी क्या हो गया, जो बड़े हॉस्पिटल्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसी के अलावा हेल्थ के बाद एजुकेशन। ठीक है, इनफैक्ट एजुकेशन के अलावा अब एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन और हर एक की अलग अलग नीड्स है। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, यही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इलाके का, सब ये सब कुछ, सिविक एम्यूनिटीज, ये सब नहीं, ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने ग्राम सड़क योजना वहाँ कर ली थी। ठीक है, लेकिन फिर भी इनके मेंटेनेंस वगैरह के लिए हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की ज़रूरत है। सैनिटेशन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब ये थोड़ा सा डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, हम क्या है कि पाइपलाइंस वगैरह को और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम फिजिकल में काउंट कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। कुछ है जो ये सारी सिविक एम्यूनिटीज़ में भी हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट कर सकते हैं, बट कुछ का तो हमें पक्का पता है कि ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और हम एक्चुअली मेनली यही डिस्कस करना चाह रहे हैं इस चैप्टर में कुल मिलाकर। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया हुआ है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। क्या कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक्चुअली आपको दिख रहा होता है, ये टेंजिबल होता है ना, आप इसको छू सकते हैं जनरली। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इनके फीचर्स आप क्या देखेंगे कि जनरली यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, जो कि असेंशियल है हमारी सोसाइटी के लिए। अब इससे जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सर्विस का जो प्रोविज़न है दोनों सेंस में हो सकता है। क्या, ये टेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ये स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, ये इनटेंजिबल भी हो सकता है। इनटेंजिबल कैसे हो गया कि या बैंक है, इंटेंजिबल क्या हो गया, UPI हो गया। ठीक है, वो सोशल बेनिफिट दे रहा है, पूरा आधार का सिस्टम हमको सोशल बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम उसको टेंजिबल नहीं बोलेंगे। राइट, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। यहाँ पे नोट्स में शायद हल्की सी गड़बड़ हो गई थी। क्या लिखा हुआ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लिखा है टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हैं। ठीक है, कोड है, हाँ, कोड्स वगैरह सब कुछ होगा, बिल्कुल। कहा जा सकता है, बट हम क्या कि अर्बन ट्रांसपोर्ट वगैरह को डालेंगे नहीं। ठीक है, ये जो डायग्राम था ना, ये हमारे चंदन सर ने बनाया था और इस पर हमारी डिस्कशन हुई थी और वो कह रहे थे कि यार नहीं, इसको हम सोशल में भी काउंट करेंगे। ठीक है, अब
अगला जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस क्या, कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली आपको जो रिटर्न है इस इन्वेस्टमेंट पे आसानी से जल्दी से नहीं मिलती, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिटर्न जल्दी है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रिटर्न है वो कब है, 30 साल बाद। आपने एजुकेट कर दिया किसी को, स्किल कर दिया, 20 साल बाद पता लगेगा वो कैसी अच्छी स्किल गई है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो दो चीज़ें हैं, अगर हमने ये खर्चा नहीं करा तो पक्का हमारी प्रोडक्टिविटी जल्दी नीचे जाएगी। अगर हमने ये खर्चा कर दिया तो प्रोडक्टिविटी ऊपर जाएगी, लेकिन बहुत लेट में जाएगी। प्रोडक्टिविटी नीचे आने का इम्पैक्ट इमीडिएट होगा, जैसे ही हेल्थ बिगड़ी, जैसे ही स्किल बिगड़ना शुरू हुआ, इमीडिएटली इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हमारी वर्कफोर्स उतनी इफेक्टिव, उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी, ठीक है। बस यही है, इंपॉर्टेंस वगैरह के पॉइंट आप देख लेना, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एक चैलेंज पे आना चाह रहा हूँ इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के। हर इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है डेवलपमेंट में, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सही जो मेन चैलेंज है हमारा है वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये हमारा मेन चैलेंज है, ठीक है। अब क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन यहाँ पे खर्च कर रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट कर रही है, सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है। कौन है जो प्राइवेट कर रहा है, बहुत कम है। हाँ, स्कूल्स हॉस्पिटल प्राइवेट प्लेयर बनाते हैं, ये बात सही है, लेकिन फिर भी हम जब वॉल्यूम की बात देखेंगे तो गवर्नमेंट है प्रीडोमिनेंटली जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा गवर्नमेंट की क्या कैपेबिलिटी है, गवर्नमेंट कितना खर्च कर सकती है, ठीक है। कुछ डेटा है मेरे पास, ठीक है, ये हम अभी नोट करेंगे। चलो नोट कर ही लेते हैं। 2023-24 का बजट है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कुछ डेटा है। एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे लिखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023-24, हम कंपेयर कर रहे हैं किन ईयर्स को, 2017-18 को कंपेयर कर रहे हैं हम मेनली 2023-24 से, ठीक है। इस टाइप का कुछ डेटा बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर था एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कुछ था 6.7%। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम किसकी बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, ये सोशल एक्सपेंडिचर है। टोटल सोशल एक्सपेंडिचर मीन्स सोशल एक्सपेंडिचर मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, सब कुछ मिलाकर सरकार कितना खर्च कर रही थी, अराउंड 6.7%। हम रखते हैं 6% का टोटल सोशल एक्सपेंडिचर। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बढ़कर कितना आ गया, सबसे पहली चीज़ है 7.8%। तो सबसे पहले आप ये नोट करो, हाँ, आउट ऑफ टोटल 7.8%, नाउ इट इज 7.8%, ठीक है। इसमें से जो हेल्थ का एक्सपेंडिचर था आउट ऑफ टोटल बजट वो कितना था, 1.4%। इट इज नाउ अराउंड 2%, 1.9%। ये है हेल्थ, ठीक है। एंड फिर आता है एजुकेशन, एजुकेशन इज अराउंड 3%। मेरे को यहाँ का डेटा नहीं मिला था एजुकेशन का, ठीक है। सरकार का ये कहना है कि टोटल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ, ये क्या, ये एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है हमारा, ठीक है। दिस इज एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी की सरकार कितना खर्च कर रही है, ठीक है। नाउ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम इसमें एब्सोल्यूट टर्म नहीं मान रहे हम, है ना। एब्सोल्यूट टर्म्स में एक्चुअली कितना खर्चा है, ये है तकरीबन 23 लाख करोड़ का, 23.5 लाख करोड़, 23.5 LCR। ये नोट करने की जरूरत नहीं है सच, ठीक है। और ये जो इसमें हेल्थ का है वो 5.5 LCR है,
ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है, इतना वॉल्यूम्स खर्च कर रही है, ठीक है, लेकिन अभी जीडीपी ज़्यादा है, उस समय जीडीपी कम थी, और उस कम जीडीपी का भी कम परसेंटेज हम कर रहे थे। तो एक्चुअल टर्म्स में क्या हुआ है कि 2017-18 के कंपैरिजन में ये जो खर्चा है हमारा एक्चुअली दुगना हो चुका है। ये 2.5 लाख करोड़ था, उससे 5.5 लाख करोड़ हो गया। ये तकरीबन 12 लाख करोड़ था, वो 23.5 लाख करोड़ हो गया, ऐसा कुछ है, 11 लाख करोड़ था कुछ, ठीक है। तो विच मीन्स क्या है कि हमने एनुअली एक अच्छा ग्रोथ रेट अचीव करा है। सरकार का ये कहना है कि हमने जो टोटल ग्रोथ रेट अचीव करा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, वो है अराउंड 13% का, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, वो आप लिखना कि द ओवरऑल वेलफेयर एक्सपेंडिचर, द ओवरऑल वेलफेयर एक्सपेंडिचर has grown at a CAGR of 12.8%। हाँ जी, हाँ ये टोटल है, हाँ जी, सब स्टेट सब्जेक्ट दोनों कॉन्ग्रेंट है। हाँ, हेल्थ सिर्फ स्टेट लिस्ट में, लेकिन हेल्थ स्टेट में, एजुकेशन कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्करेंट, सॉरी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया टोटल सोशल एक्सपेंडिचर। और वाइल हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज़ ग्रोन, हाँ ठीक है, वाइल health expenditure has grown at 15.8%, ठीक है, 15.8%। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 15.8% पे CAGR का मतलब पता क्या होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड मीन्स कम, आपको पता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर और, है ना, विच मीन्स इफ अ थिंग हैज ग्रोन बाय 10%, अब 10 का 11 हो गया, अब 11 के ऊपर 10% और, तो 12.1, उसके ऊपर 10% और, है ना, तो कंपाउंडेड, हर साल 10%, उसका 10%, अगले का 10%, अगले का 10%, ऐसे, है ना। तो अगर कोई चीज़ 12.8% एनुअली ग्रो करी है, मतलब अराउंड 13%, इतना, फिर उसका बड़ा, उसका बड़ा, उसका बड़ा, और बड़ा होता जा रहा है, इस तरीके से ग्रोथ है, कंपाउंडेड ग्रोथ रेट है हमारी। हाँ, जीडीपी कंपाउंडेड होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये बढ़ रहा है, लेकिन द पॉइंट इज, ये जो एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर है, this is about 50% of what we consider ideal. By we what we mean is our education policy, ठीक है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी एक आई है, ठीक है, उसका ये कहना है कि टोटल हमारे जीडीपी का 6% एजुकेशन पे होना चाहिए। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये नॉर्म है एक्चुअली, चाइना ऐसा कुछ करता है, ठीक है। तो हमें क्या है, एजुकेशन, और उनकी इतनी बड़ी जीडीपी है, उस बड़ी जीडीपी का एक ग्रेटर परसेंटेज वो एजुकेशन पे लगा रहे हैं, ठीक है। हम कहने का मतलब काफ़ी कम लगा रहे हैं, विच मीन्स कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज स्टिल वेरी लो, और उसमें भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज लो, ठीक है, ठीक है। हम नहीं कर सकते प्राइवेट पार्टिसिपेशन किसी तरह आ जाए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारी जो फंडिंग प्रॉब्लम ये है कि सरकार के रिसोर्सेज कम है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट कम है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट क्यों कम है, क्योंकि वो प्राइवेट तभी पार्टिसिपेट करते हैं जब उसे बिजनेस की तरह ट्रीट करा जाए, और हम एजुकेशन एंड हेल्थ दोनों को ही बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ सेंस में करते हैं, जैसे कि मेडिकल टूरिज्म हो गया, बाहर से जो विदेशी वो आ रहे हैं, क्या कहते हैं, पेशेंट्स, उनको केटर करने के लिए हम मेडिकल टूरिज्म की तरह ट्रीट करते हैं उसको, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारी प्रॉब्लम है ये। अब क्या करा जाए इस चीज़ के लिए, बताओ। इसके लिए अब हमारे पास सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करना है,
कैसे इंक्रीज करा जाए बताओ? पॉलिसीज आई हैं क्या, जैसे एक नेशनल साइंस पॉलिसी है, ठीक है, उनका ये कहना है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन रिसर्च डेवलपमेंट में हो, ठीक है। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें इन्विसेज करा गया है कि हाँ कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और भी हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं, एक्चुअल स्कीम की भी बात है। जैसे आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन एक्चुअली इंक्रीज हुआ बहुत तेज़ी से। क्या पॉलिसी हो सकती है, क्यों अब प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड है? इंश्योरेंस की वजह से। क्या इंश्योरेंस हमारा कौन सा प्रोग्राम है? आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? है ना, मतलब हुआ क्या कि एक्चुअली 5 लाख का ट्रीटमेंट है ना, उसका खर्चा सरकार उठाएगी, सब्सिडी देगी। हाँ, इसी तरीके से आप मान सकते हो इस चीज़ को, क्या कि 5 लाख का जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी। और ये 5 लाख का जो खर्चा है ये कहाँ पर हो रहा है? पर पर्सन या पर फैमिली? एक्चुअली किधर हो रहा है ये खर्चा? कहीं पे भी जा सकते हैं हम, प्राइवेट मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे भी जा सकते हैं। विच मीन्स क्या है, अब लोगों की एक्सेसिबिलिटी हो गई प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर। प्राइवेट हॉस्पिटल पे एक्सेसिबिलिटी होने का ही मतलब क्या है कि अब प्राइवेट लोगों के पास पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार दे रही है वो पैसा। मतलब क्या हो गया कि अब क्या प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्टेड होगा? अब होगा, अब वो डेवलप करेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था? आयुष्मान भारत आने से पहले प्राइवेट सेक्टर बना सिर्फ इसलिए था ताकि जो अमीर लोग हैं वो जा पाए, ठीक है। हाँ, एक तरीके से अच्छी स्कीम है। हमने क्या कर दिया, आयुष्मान भारत की जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है, मतलब कहने का मतलब है ये एक मॉडल हो सकता है सोशल सेक्टर में पार्टिसिपेशन बढ़ाने का, ठीक है ना। क्या इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जब भी हम एडवांटेजेस लिखते हैं आयुष्मान भारत के, ये एडवांटेजेस लिखते हैं, फ़ायदा क्या हो रहा है हमारा कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ठीक है। मेन चीज़ ये। अब उसके बावजूद यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्या कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि दिस थिंग मतलब आयुष्मान भारत कैन नॉट बी अ सब्सटीट्यूट टू पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। वाई? ठीक है, एक सवाल है, ठीक है, सवाल लिखो। क्या कि प्राइवेट हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर cannot be a substitute to public health infrastructure। आपको क्या लगता है कि अगर हमने मतलब एक फूड फॉर थॉट है क्या कि क्या हम आयुष्मान भारत मॉडल को सही मानकर हम ये क्या सरकार अपना जो दायित्व है अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने का, वो पूरा का पूरा बर्डन प्राइवेट प्लेयर पे शिफ्ट कर सकती है क्या? मतलब मान लो क्या ऐसा करा जा सकता है कि मान लीजिए आगे के आने वाले समय में सरकार को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सरकार को क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना कि यहाँ इंश्योरेंस की अमाउंट बढ़ा देनी है और प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तेज़ी से बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड थी ना, पर्याप्त हॉस्पिटल नहीं थे, ख़त्म हो गई वो रिक्वायरमेंट, ठीक है। उतने आ गए, इतने बन गए, एक बार इतने बन गए तो उनका यूटिलाइजेशन होना ही होना है, कैसे भी होगा, ठीक है। क्या ऐसा करने पे अब सरकार मुक्त हो सकती है अपने दायित्व से? कैसे, क्यों, क्या प्रॉब्लम आएगा? सर वो प्रॉब्लम आएगा ये सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं मिल पाएंगे। हाँ, सारे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है कि सारे के सारे हॉस्पिटल इम्पेलेंट नहीं है। बट पॉइंट ये है कि एक बार कोई हॉस्पिटल बन गया वो सर्विस तो देगा, आइदर इट विल प्रोवाइड सर्विसेज और इट विल शट डाउन, राइट। इफ इट हैज़ टू सर्वाइव इट हैज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज, कि कुछ नहीं तो चीप सर्विसेज देगा, तो अफोर्डेबल कर देगा। चीप नहीं बोलना चाहिए, हो सकता है चीप हो जाए, ठीक है,
अफोर्डेबल चीप में अंतर होता है, राइट। तो कहने का मतलब है हम इस आर्ग्यूमेंट को घुमा सकते हैं और ये कह सकते हैं नहीं फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन गया, अब प्रोवाइड तो होगा, फिर और क्या चैलेंज हो सकता है। अगर कभी मतलब हम्म, इकोनॉमी डाउन जा रही है हाँ तो ये हो सकता है कि इन पे पैसे ना चल रहा था तो डॉक्टर्स को कट ऑफ करना पड़ेगा, इनफ रिसोर्सेज ना होने के बाद। हम ये कह सकते हैं कि इसके होने के बावजूद हो सकता है कि सर्विस का जो स्टैंडर्ड है, सर्विस का जो बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड है वो पब्लिक हॉस्पिटल सेट करते हैं, है ना। क्योंकि फिर भी किसी को अगर इंश्योरेंस से क्लेम करना है, देखो रघुराम राजन की एक स्टेटमेंट थी क्या, आइदर वी पे इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है, या तो हम अपनी जेब से पैसा भर दें, नहीं तो इंश्योरेंस की लाइन में लगना पड़ेगा, ठीक है, हम टाइम के टर्म्स में पेमेंट करेंगे, राइट। अगर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड पब्लिक, अगर बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड सर्विस का सेट हो जाता है पब्लिक हॉस्पिटल्स में, तो लोग इंश्योरेंस क्लेम करने ही नहीं जाएंगे, लोग पब्लिक हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लेंगे, है ना। तो क्या है कि पब्लिक हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, बेसिक मिनिमम सर्विस का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या चैलेंज हो सकते हैं कि अगर हमने प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया, सिस्टम भी तो कॉम्प्लेक्स होगा कि जब बेसिकली एजुकेशन आ रहा है, इतना सब कुछ जो सिस्टम चल रहा है उस पर टाइम इतना लग जाएगा कि सर वो उसको सर्विसेज ही वो समय में नहीं मिलेगा जब जरूरत होगा। बिकॉज हॉस्पिटल्स डायरेक्ट आपको ऑपरेशन या अगर उनको एक प्रोसेस होना होता है, उनका बोर्ड होता है, सब सही है, तो अगर वो प्रोसेस होने के लिए इतना समय लग रहा है तो कोई क्यों चाहेगा कि मतलब इसके द्वारा प्राइवेट में जाए। हाँ, क्योंकि टाइम लगता है ना, हाँ। जैसे एम्स का है कि वो तो मैं समझ गया, बट स्टिल वो बुरा तो नहीं है, सस्ते में इलाज हो जा रहा है। हाँ, पर सर जिसको अभी इमीडिएट चाहिए, मान लो जिसको एकदम नहीं, immediate डिनाई कोई नहीं कर सकता मेडिकल ट्रीटमेंट, वो बात कॉस्ट की अलग होती है कि बाद में फिर कॉस्ट रिकवर करने में जो भी होता है ना, उसमें टाइम जाता है। प्रॉफिट के लिए हम्म। इसको अलग-अलग बीमारी बता के हाँ, ये एक मेजर चैलेंज है पब्लिक हॉस्पिटल। हाँ, बहुत होता है ना कि क्या कहते हैं, जो इसको क्या कहते हैं, नॉन नेसेसरी मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं ना, जो कि जो प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट हैं ही नहीं, उनको बता के कि है ना कि जाएगा इतने दिन बेड रखना पड़ेगा। हाँ। तो मतलब क्या है कि हम अगर मतलब कि उस टाइप के प्रोसीजर जो कि टाले जा सकते हैं, उन प्रोसीजर्स को ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। हमने ये देखा है अंडर दिस, मतलब ये जो कुछ भी है इसमें सी सेक्शन डिलीवरी बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, सिजेरियन डिलीवरीज। क्यों? क्योंकि ये सब इसमें कवर्ड है। अब जो बच्चे नॉर्मली भी हो सकते हैं उसको भी सी सेक्शन से करवा देते हैं फिर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि नॉन नेसेसरी जो ट्रीटमेंट है वो बढ़ जाता है ऐसे में। तो इस वही सर्विस वाली बात आ गई, बेसिक स्टैंडर्ड ये सेट कर देंगे। और कोई प्रॉब्लम? अभी भी प्राइवेट प्लेयर, ये जो भी हमने ट्रीटमेंट दी, इमेजिन करो ये किस टाइप के हॉस्पिटल बन रहे हैं उस बाद भारत के अंदर। क्या ये बहुत बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स? नहीं, छोटे हॉस्पिटल बना रहे हैं, नर्सिंग होम टाइप के बना रहे हैं, है ना। हर जगह छोटे छोटे बेसिक नीड्स जो पूरी कर रहे हैं, है ना। कि वो आयुष्मान 5 लाख वाले तो ट्रीटमेंट है, 5 लाख वाला ट्रीटमेंट बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं चाहिए, छोटे छोटे हॉस्पिटल जगह जगह बना रहे हैं, ठीक है। जो कहने का मतलब है, हमने 3 डिग्री बोली थी ना, ये फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री तो कवर कर लेंगे प्राइवेट। वैसे भी क्लिनिक होते हैं लोकल क्लिनिक्स डॉक्टर्स के, है ना, वो ट्रीटमेंट कवर कर पा रहे हैं। टर्शरी कहाँ है? इसमें कोई भी मॉडल लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। एक और चीज़ है, ये टर्शरी जो हॉस्पिटल्स हैं, ये हॉस्पिटल के, ये बहुत सारी बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत क्यों है? 2 मॉडल्स हैं। हम बड़े हॉस्पिटल शहरों में अलग अलग जगह 1-1, 2-2 कर दें, जो कि दूर दूर से लोगों को कनेक्ट कर लें, या फिर छोटे छोटे हॉस्पिटल हम विलेज लेवल तक पे, टाउन लेवल तक पे चले जाएं। क्या मॉडल बढ़िया है? क्या हमें इनकी ज़रूरत भी है बड़े हॉस्पिटल्स की? पॉइंट ये है कि इनका रोल क्या है, रोल बताओ, इसका रोल क्या है, ये क्या रोल प्ले करना है? इसका रोल है जो बड़ी बीमारियां जो मतलब सम यूज ज़्यादा है ना। तो कहने का मतलब ये स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज दे रहे हैं, है ना, स्पेशलाइज नहीं, एक्सपर्टाइज, ठीक है। और इमरजेंसी केयर ठीक है, सब कुछ दे रहे हैं। और इमरजेंसी केयर तो छोटे हॉस्पिटल पे दे देते हैं, और जो डॉक्टर्स हैं वो हाईली वो सब सही है। आप एक पॉइंट भूल रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने वाले लोग चाहिए होते हैं। हाँ, यहाँ इस पूरी चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल क्या है? डॉक्टर्स बनाने हमें। डॉक्टर
क्लिनिक पे नहीं बनते। डॉक्टर कहाँ पे बनते हैं? डॉक्टर यहाँ पे बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपने ये पूरा आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, डॉक्टर के रशिया से उठा के लाएंगे। कहने का मतलब क्या है, ये सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता, है ना। तो हमें डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से मिलेंगे। ये जो पब्लिक केयर है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड सेट कर दे रही है, बेसिक सर्विस का स्टैंडर्ड सेट कर दे रही है, और हमें डॉक्टर्स प्रोवाइड करा रही है स्किल्ड। ये स्किल्ड डॉक्टर इन हॉस्पिटल से पढ़ पढ़ के इस जगह पे जा रहे हैं। अब हो क्या गया है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब से आयुष्मान भारत आ गया, डॉक्टर्स की नीड बहुत बढ़ गई है, उनकी सैलरी बहुत बढ़ गई है। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर्स की बहुत से ज़्यादा नीड है। इंडिया में कितने डॉक्टर हैं पता है? इंडिया में टोटल 10 लाख डॉक्टर्स हैं टोटल, ठीक है। बहुत कम है, 10,000 में एक टाइप का होता है, उससे भी ज़्यादा में, ठीक है। हमें जो खुद ICMR कहता है हमें 13 लाख डॉक्टर्स की नीड है, नहीं टोटल 3 लाख की और नीड है। बट पॉइंट ये है, इन 10 लाख डॉक्टर्स में से भी सब सर्विस में नहीं है। इनमें से कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। इफेक्टिवली हमारे पास मान लो 8-9 लाख ही डॉक्टर हैं, विच मीन्स हमारी बहुत बड़ी नीड है। मतलब जितने हमारे पास डॉक्टर हैं, इससे कम से कम 25-30% और एक्स्ट्रा चाहिए। हाँ, और ये 13 लाख किस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी? वैकेंसीज के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी। जब से आयुष्मान भारत आया, विच मीन्स और डॉक्टर की ज़रूरत बढ़ी होगी। कहने का मतलब हो सकता है 15-16 लाख डॉक्टर्स चाहिए। तो कहने का मतलब है पब्लिक एक्सपेंडिचर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर हम सिर्फ हेल्थ की बात करें, कहाँ चाहिए हमें? यहाँ पे चाहिए, फिर नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, पैथोलॉजिकल लैब्स वगैरह, इन सब में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। मतलब हमें चाहिए कि सरकार का एक एम है कि अब हर 3 डिस्ट्रिक्ट में से एक बड़ा हॉस्पिटल होगा, हर 3 डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा हॉस्पिटल होगा। ये मतलब प्रीवियस गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपना एम बनाया था और इस पर अभी काम चल रहा है, ठीक है। इनफैक्ट हमें क्या चाहिए? हर डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल चाहिए हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, ताकि ये मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लैब टेक्नीशियन बैठ के उपचार कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमें डॉक्टर चाहिए। ये डॉक्टर कहाँ से आएंगे? ये लोग प्रोवाइड करेंगे। हाँ, तो मतलब क्या है, अब ये काम करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम प्राइवेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर वही है, ये आसान इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। एक तो बड़ा लैंड चाहिए जिसमें पूरा हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकार की रेगुलेशन होती है कि मेडिकल कॉलेज सिर्फ तब हो सकता है जब इतने मान लो 500 बेड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हो, ठीक है। क्योंकि इनफ स्किलिंग के लिए इनफ प्रैक्टिस भी चाहिए, राइट। फिर लैंड एक्विजिशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिर वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट प्लेयर को बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। हम कर सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई PPP पार्टनरशिप चाहिए होगी अगर हमें लार्ज स्केल में प्राइवेट से ये काम करवाना है। अदरवाइज बेहतर ये है ये पब्लिक काम करे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ही हॉस्पिटल होगा क्या? एक बड़ा पब्लिक हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, कुछ प्राइवेट हो जाएंगे। हम कहाँ पे रहे? अभी भी इस बारे में है कि हर 3 डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा पब्लिक हॉस्पिटल होना चाहिए, जबकि होना क्या चाहिए? एक पब्लिक हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट की तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा छोटे छोटे प्राइवेट हो जाए, है ना। तो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीड है कुछ ऐसी है, आई समझ। तो देखो यहाँ पे चैलेंजेस में जाओ। चैलेंजेस इन इंडिया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। अब यहाँ पे क्या है कि ठीक है लिखा हुआ है कि टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर वगैरह ये नहीं है। कहाँ पे? इन PHCs। PHCs क्या होते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फुल फॉर्म लिख लीजिए। प्राइमरी मीन्स 1 डिग्री जो मैं लिख रहा था, ठीक है। और इससे होता क्या है, हमारा सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरबर्डन हो जाता है, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में ये देखा गया है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर बर्डन एक्चुअली डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ये रिपोर्ट्स आई थी।
और इसके ऊपर जो कारण कहा गया है वो ये है, हो सकता है मोहल्ला क्लिनिक का इम्पैक्ट हो, कि जो छोटी मोटी बीमारियां पहले डिटेक्ट हो जा रही हैं वो बड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो उससे वो कह रहा है कि टर्शरी सेंटर के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, ये गवर्नेंस के भी क्वेश्चन है कि हम प्राइवेट सेक्टर को ला सकते हैं कि नहीं। हाँ, कहने का मतलब एफिशिएंट है। अगर देखो क्या होता है, इंडिया में टीवी का सबसे बड़ा बर्डन है। जब हम मतलब ये पढ़ेंगे ना क्या, हाँ सरकारी है। अब देखो कई जगहों पे जैसे टीबी है, कम्युनिकेबल डिजीज है ना, इसकी स्क्रीनिंग हो जाएगी प्राइमरी सेंटर पे। अगर घर के पास ही ये प्राइमरी सेंटर है, किसी को मतलब अपने नौकरी पे जा रहा है, नौकरी पे जाते समय सुबह ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे चला गया और उसने अपना मतलब ये चेक करा लिया, पता लगा टीबी है ना, मतलब क्या वो टीबी बिगड़ेगी नहीं। अगर बिगड़ गई तो उसको सेकेंडरी और टर्शरी सेंटर पे जाना पड़ेगा, है ना। हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को पहले देख सकते हैं। इवन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर वगैरह, उनको डेवलप होने से पहले हम उसका उपचार करना शुरू कर सकते हैं। टेस्टिंग फैसिलिटी हो जाए, वरना क्या है, अगर देखो हेल्थ सर्विस नहीं मिली तो लोग बेसिक से बेसिक हेल्थ केयर के लिए भी सेकेंडरी और टर्शरी सेंटर्स पे जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, उल्टा होगा। अगर प्राइमरी सेंटर अच्छे हैं तो टर्शरी के भी लोग प्राइमरी में आकर पहले स्क्रीनिंग यहाँ करा लेंगे, है ना। तो प्राइमरी सेंटर्स आर मतलब इस पूरे इसमें हमने टर्शरी की इंपॉर्टेंस देख ली, प्राइमरी की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ना। प्राइमरी इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो जाती है, इसका बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट गिवन दैट इंडिया इज ह्यूज पॉपुलेशन, इमर्जिंग चैलेंजेस, ये सब ठीक है। कौन से इमर्जिंग चैलेंजेस हैं हमारे पास, हमने ये देखा है क्या कि इंडिया डेमोग्राफिकली ट्रांजिशन कर रहा है। ठीक है, डेमोग्राफिकली क्या ट्रांजिशन कर रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन एज हो रही है, विच मीन्स आने वाले समय में बच्चों से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसकी जगह बूढ़ों से रिलेटेड डिजीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा। अभी तक बच्चों से रिलेटेड डिजीज़ पे था, हम पोलियो का अभियान चला रहे थे, हम 11 किस्म की वैक्सीनेशन दे रहे थे। इंद्रधनुष स्कीम एक आती है, उसके अंडर हम 11 टाइप की वैक्सीन्स देते हैं बच्चों को। ठीक है, अब क्या है, हमारा फोकस उल्टा हो जाएगा। अब हमारा फोकस एल्डरली पॉपुलेशन होगी, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन एल्डर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 के आसपास आ गया है, विच मीन्स बच्चे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी। बच्चे एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो चाइल्ड की पॉपुलेशन है वो कम होगी, चिल्ड्रन की रिप्लेसमेंट लेवल अचीव करेंगे। तो मतलब क्या है, क्या हम ये नया चैलेंज जो आ रहा है, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है? बच्चों के लिए तो रेडी है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या बूढ़ों के लिए रेडी है? नहीं है, गैरियाट्रिक केयर इतनी नहीं है। ठीक है, फिर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन होगा। क्या, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे एपिडेमिक्स आने का तरीका भी चेंज हो रहा है। हमें पता है वेक्टर बोर्न डिजीजेस ज़्यादा हो जाएंगे, कम्युनिकेबल डिजीजेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये इन इन्फेक्शन से डील करने के लिए हमारे पास हम क्या रेडी हैं? फिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जैसे पल्मोनरी डिजीजेस, लंग्स के डिजीजेस वगैरह बढ़ेंगे, क्या इसके लिए हम रेडी हैं? है ना, बस यही सारी चीज़ें। फिर हेवली स्क्यूड इन फेवर ऑफ अर्बन एरिया, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हम चाहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में हो, ठीक है, वो चाहे जितना परसेंटेज ऑफ रूरल हो कितना अर्बन हो। जो क्या कहते हैं, इस समय बेशक वहाँ पर लोग नहीं आते हो, ठीक है, आना शुरू हो जाएंगे, हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर अब देखो रूरल में जाते क्यों नहीं है, हम रूरल में ये नहीं चाह रहे कि बड़े हॉस्पिटल हैं, हम जब डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, है ना, नहीं तो हम क्या चाह रहे हैं, अब ध्यान दो, हम चाह रहे हैं कि प्राइमरी सेंटर हर विलेज में हो जाए। नहीं है, विलेज में थोड़ी होते हैं प्राइमरी सेंटर, बहुत 2-3 विलेज में एक आध मिलता है, रेयरली मिलता है प्राइमरी सेंटर, तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। क्यों, अब क्यों अच्छा नहीं होता? 2-3 चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है इसलिए डॉक्टर नहीं आ रहा, क्योंकि डॉक्टर नहीं आ रहा इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ना, आप समझ रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा यार, इतनी पढ़ाई करने के बाद वो यहाँ जग मारेगा,
है ना। उसने बेचारे ने अपने ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, ठीक है। पहले 1-2 साल उसने पढ़ाई करी होगी कि उसे एडमिशन मिला, उसके बाद वो 6.5 साल की पढ़ाई हुई, उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करा होगा, तब जाकर उसकी नौकरी लगी होगी। हो सकता है नौकरी के लिए भी 1 साल के लिए प्रिपरेशन करी हो। 10 साल उसने पढ़ाई करी इस सर्विस के लिए जो उसे गाँव में लाकर पटक दिया है, जहाँ पे है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो आना नहीं चाहेगा। जब वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं आ रहा तो वहाँ पे बाकी स्टाफ की क्या ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रूरल एरियाज में इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए क्या सोल्यूशन आप सोचते हैं, क्या हो सकता है? क्या करें कि प्राइमरी सेंटर रूरल एरियाज में चल पाएँ? चल ही नहीं पाते, खुलते हैं बंद हो जाते हैं। वो तो होती ही है, अभी भी होती है। लोग फेक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। भाई देखो क्या है कि अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट इनर्शिया है ना, तो लोग करप्शन ढूंढ लेंगे उस काम से बचने के लिए। हमें कुछ ऐसा करना है कि इनर्शिया ही ना हो उसके अगेंस्ट। क्या करें ऐसा? प्राइमरी के लिए इतना आपको टेक्निकल स्किल जरूरत नहीं, हम एजुकेट कर सकते हैं कुछ सिलेक्टेड, जैसे कि मान लीजिए कुछ क्रिएट करें। क्या हम ये ना करें कि एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट करें कि वही डॉक्टर वहाँ पर आ जाए? क्या हम ऐसे इंसेंटिव्स जनरेट कर सकते हैं जो जितना छोटी पॉपुलेशन वाले हेल्थ सेंटर में जा रहा है उसको उतना बड़ा इंसेंटिव हर महीने? ओवरबर्डन कैसे? अगर तो उसी आइडिया से सारे डॉक्टर नहीं, अदरवाइज डॉक्टर नहीं आएंगे। अदरवाइज डॉक्टर आना ही क्यों चाहिए? और क्या है कि हमने बहुत कोशिश करी है। देखो डॉक्टर का काम खाली ये नहीं होता कि वो दवाई दे दे, है ना। वो उसने 6 साल की अगर ट्रेनिंग ली है, उसका कोई वजह है कि इतनी ट्रेनिंग लगती है। हम ये नहीं कर सकते कि हेल्थ टेक्नीशियंस को मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नर्सेस को एक शॉर्ट टर्म कोर्स दे के उसको प्राइमरी सेंटर में बैठा दें दवाई देने के लिए। नहीं हो सकता ये। तो हमें इंसेंटिव देना ही पड़ेगा, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना ही पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर A1 क्लास का होना चाहिए कि डॉक्टर को आने में मज़ा आए, ठीक है। और मज़ा इसलिए भी है क्योंकि सैलरी मिल रही है। और अगर दूसरी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस है और उसको लग रहा है कि यार डेली मेरे को इतना कम्यूट करके नियर बाय शहर से कम्यूट करके यहाँ तक जाना पड़ रहा है ना, तो उसका इंसेंटिव हो, मे भी उसको गाड़ी दे दी जाए, कुछ दे दी जाए, है ना। ये खाली इनकी प्रॉब्लम नहीं है, जो रूरल इलाकों में टीचर्स की भी यही प्रॉब्लम है ना। वो भी नहीं आना चाहते, ठीक है। उनको भी कम्यूनिकेशन के लिए कुछ चाहिए। अगर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट ये हो जाए कि जहाँ पे भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या प्राइमरी एजुकेशन का कोई सेंटर है विलेज लेवल में, तो हो सकता है वहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर भी डेवलप कर दिया जाए साथ में, कि कम्यूनिकेशन का कॉस्ट वगैरह बच जाएगा कुछ, है ना। तो ये इस टाइप के कुछ सोल्यूशन है जो मतलब आई थिंक आपको एग्जाम में लिखनी चाहिए अगर इस टाइप की कोई चीज़ आती है। हाँ कर सकते हैं। जिस गांव मतलब एक मिनिमम क्राइटेरिया सेट कर दिया जाए कि जिस भी गांव की जो पॉपुलेशन है वो 8000 से ऊपर है, वहाँ पे एक स्कूल भी होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी होना चाहिए, और जहाँ पर भी ये सेंटर होंगे वहाँ पे एक गवर्नमेंट क्वार्टर भी होंगे जहाँ पे जो स्किल्ड वर्कफोर्स है वहाँ रहेगी। हाँ करा जा सकता है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट है एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है कि हमारी ना होलिस्टिक अप्रोच नहीं है। हमारा जो क्लाइमेट है, क्या एक साथ में पोस्ट ऑफिस बैंक, हाँ करा जा सकता है। वह कहने का मतलब है हमें सारे विलेजेस को एक जैसा देखने से बचना होगा, है ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अमृत स्कीम हम ले आए कि सारे सेंसस टाउन्स को हम केटर कर लें, सॉरी सेंसस टाउन नहीं, ये जो क्लास 1 सिटीज़ हैं इनको केटर कर लें, है ना। अब क्या है कि उससे नीचे वाली चीज़ को हम जनरली विलेज की तरह या छोटे टाउन की तरह ट्रीट करते हैं, जहाँ पे भी जो मतलब पॉपुलेशन कुछ अचीव हो चुका है। यूपी में पता है हम क्या देखते हैं कि अगर 20,000 की पॉपुलेशन भी हो गई है ना एक हैबिटेशन की, उसको अभी विलेज बोलते हैं। और आप किसी यूरोपियन सिटी में चले जाओ,
इसको एक लार्ज सिटी बोला जाएगा, टाउन भी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। विच मीन्स कि हम इस टाइप की पॉलिसी बहुत आराम से ला सकते हैं कि 20,000 की हैबिटेशन पे तो एटलीस्ट एक प्राइमरी सेंटर हो, गवर्नमेंट स्कूल हो 12th तक का, बिल्कुल चाहिए ही 12th तक का। अगर 20,000 की पॉपुलेशन में भी नहीं चाहिए तो कहाँ चाहिए, है ना। और फिर अगर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो बैंक्स वगैरह भी होने हैं, तो रेजिडेंशियल क्वार्टर भी चाहिए हो सकता है ना। कुछ नहीं तो अगर रेजिडेंशियल क्वार्टर नहीं बना रहे, एटलीस्ट हॉस्टल बना लें, है ना। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास मार्केट अपने आप डेवलप हो जाएगी खाना वाना देने के लिए, ठीक है। चलो हाँ, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे थे, होलिस्टिक अप्रोच नहीं है हमारी। भाई देखो, स्कूल के अंदर खाली क्लासरूम हो गए और टॉयलेट हो गए, इसको हम स्कूल नहीं बोल सकते, ठीक है। क्या बोलना है हमें, देखो क्या 95% ऑफ द स्कूल, ये एक UDISE करके कोई रिपोर्ट है, उन्होंने कहा 95% ऑफ स्कूल में क्लासरूम भी है, टॉयलेट भी है। गर्ल्स के लिए टॉयलेट अलग से होना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी। 95% स्कूल ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन खाली यही स्कूल थोड़ी है, सिर्फ 63% स्कूल में लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। कुछ में लाइब्रेरी ऐसी भी हैं जो कि रीडिंग हॉल होती हैं, जो कि यहाँ पे दिल्ली में जिनको लाइब्रेरी बोल दिया जाता है, तो 62% है जिनमें बुक्स हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सिर्फ 61% स्कूल में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 73% स्कूल में, हैंड वॉश फैसिलिटी 69% स्कूल में, मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ 40% स्कूल में, है ना। तो मतलब क्या है कि हम होलिस्टिक अप्रोच की तरह नहीं ले रहे। क्लासरूम बना दिया उसको बनाए जाने को और टॉयलेट बनाए जाने को हम क्या बोल रहे हैं कि स्कूल बन गया, ठीक है। स्कूल नहीं बना है, राइट। तो एक तो चीज़ ये है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट ही है कि हम होलिस्टिक अप्रोच नहीं ले रहे। दूसरा, लैक ऑफ स्टाफ रूम है, टीचर्स के लिए सोशलाइज करने के लिए कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एक मतलब फंडिंग एक सिग्निफिकेंट बॉटलनेक है। खाली देखो, दो टाइप की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, बजट चाहिए हमें। एक तो कैपिटल बजट चाहिए उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसके बाद उसको रन करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमें रेवेन्यू बजट चाहिए, है ना। दोनों में ही हमारे पास फंडिंग कमी है। फिर लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये बोला गया कि आने वाले टाइम में जो स्कूल्स हैं, कभी कभी ऐसा होने वाला है कि हमारी हैबिटेशन की पॉपुलेशन, मान लो किस ज़माने में 1000 थी, वो बढ़ के 2000 हो गई, और इस 1000 में से मान लीजिए 400 चिल्ड्रन थे, और अब चिल्ड्रन बढ़े नहीं, उल्टा घट गए, वो हो गए 300। क्यों हो गया? क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो गया। जिस ज़माने में 1000 पॉपुलेशन थी तब फर्टिलिटी रेट मान लो 5 थी, हर कपल के 5 बच्चे थे, अब 1 या 2 ही हैं, है ना। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ जा रहे हैं, विच मीन्स क्या है कि हमारे पास बच्चे आने वाले टाइम में हो जाएंगे कम। हमें ये चेक करना है कि अब स्कूल एग्जैक्टली कहाँ बनाया जाए, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि स्कूल के अंदर पर्याप्त नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएं, वॉल्यूम हो उतना, है ना। हमें इसके लिए करना क्या है कि हम मैपिंग करें, और मैपिंग करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ज़रूरी, क्या कि मान लीजिए हमें 11th-12th में किसी को साइंस स्ट्रीम चाहिए, हमें ये देखना पड़ेगा कि इतने इलाके में एटलीस्ट एक स्कूल हो, इन 3-4 विलेजेस में मिलाकर जहाँ पे साइंस स्ट्रीम हो पाए, इन 8-10 विलेजेस में मिलाकर जहाँ पे ये स्ट्रीम हो पाए। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है हमें मैपिंग की ज़रूरत है। कहने का मतलब है हम अनप्लान्ड तरीके से आप नहीं बना सकते। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वो मैपिंग, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट हमें समझ आ रहा है, उस हिसाब से हम बना दें कि इस स्कूल में हमें साइंस डालनी है तो यहाँ पे इतनी लैब्स की भी ज़रूरत होगी, और ये सब समझ रहे हैं आप, ठीक है। और प्लस ऑब्वियसली हम आगे ये भी चाहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट भी स्कूल में हो जाए, उसके लिए लैब्स की अलग रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। चलो, फिर हाउसिंग एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ठीक है, जब हम स्लम्स वगैरह कर रहे थे। इसको हम स्किप करते हैं, इसके चैलेंजेस। इसके बाद आते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं खाली इसके लिए नहीं दिए गए हैं, हमने बैंकिंग वगैरह हर चीज़ के लिए यहाँ पे ले लिए हैं इनिशिएटिव्स। जैसे यहाँ पे न्यू अप्रोचेस में आप क्या देख रहे हैं कि जैम ट्रिनिटी की बात हो रही है। जैम ट्रिनिटी क्या होता है, कुछ आइडिया? जनधन, आधार एंड मोबाइल, ठीक है, इनको हम एक ट्रिनिटी बोल रहे हैं, ट्रिनिटी ऑफ सर्विसेज। जनधन क्या होता है? बैंक अकाउंट। जनधन कौन से बैंक अकाउंट होते हैं?
हाँ, जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट। वरना क्या है, बैंक ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में मिनिमम इतना बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा, जो कुछ भी है, ठीक है। तो जनधन अकाउंट क्या होते हैं? अब इसकी वजह से क्या होता था, गरीब लोग अपना खाता नहीं खुलवाते थे, क्योंकि सबके पास खाता नहीं था। तो सरकार की जो स्कीम्स थी उसको हमें फिजिकली प्रोवाइड कराना पड़ता था लोगों को, है ना। और उससे क्या होता था, करप्शन, एक्सक्लूजन लॉसेस, वो एक्सक्लूजन एरर्स, इंक्लूजन एरर्स। हम क्या कह रहे हैं, जनधन होगा, जीरो बैलेंस अकाउंट होगा, जीरो बैलेंस भी हुआ अगर उस अकाउंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अकाउंट खुलने चाहिए ताकि सरकार डायरेक्ट उसमें डाल पाए। अब एक बंदे को एक ही बार मिले, उसके 2 अकाउंट हो तो 2 बार ना मिल जाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिक नंबर चाहिए। क्या वो क्या है, आधार, ठीक है। और ताकि ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों को लिंक करना है, किससे, मोबाइल से। इसको कहते हैं जेम ट्रिनिटी। हमने पीडीएस सिस्टम में जेम ट्रिनिटी लगा दी, मनरेगा में लगा दी, ठीक है, हर चीज में लगा दी। इससे अब क्या हो गया कि इससे जो करप्शन का जो लीकेज है वो मतलब कम हो गया, जिसको चाहिए उस तक पहुंच रहा है अब पैसा। पीएम किसान योजना में ये सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, सब बैंक अकाउंट में जा रहा है ना। हम ये कह रहे थे कि भाई उस किसान सम्मान निधि एक्चुअली एक प्रीकर्सर है, हो सकता है फ्यूचर में इसी कोई यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप का कर दिया जाए, है ना। तो हर व्यक्ति को देश में कुछ बेसिक रुपया मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता टाइप, है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये क्या है, ये हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिससे हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, सर्विस डिलीवरी, चाहे हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, सब कुछ इससे लिंक हो गया अब, है ना। ये हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग वेलफेयर यूजिंग टेक्नोलॉजी, आधार एंड जेम ट्रिनिटी। आधार का मतलब ये जेम के अंदर आधार आई है, ठीक है। इसी फुल फॉर्म लिख लेना, जनधन आधार मोबाइल। फिर एक है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, जो इंडिया के सबसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स थे, इन पिछड़े हुए ब्लॉक्स थे, उन पे फोकस करके फुल डेवलपमेंट, मतलब कि एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब कुछ एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, ठीक है। ये इनिशियली 100 डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है। उसमें भी फिर अलग अलग ब्लॉक्स को सेलेक्ट करा गया था कि इस ब्लॉक पे इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड सबसे प्रेसिंग है, तो वहाँ पे डेवलप करा जाए। कौन से डिस्ट्रिक्ट लिए गए थे, जो मेन एरियाज आ रहे थे वो सेंट्रल इंडिया कह रहे थे, छत्तीसगढ़, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स बनाकर वहाँ पे मतलब ये एक्चुअली अभी ऑन गोइंग प्रोग्राम है एक किस्म का, ठीक है। फिर बस यही है। नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजी एम्पावरिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आधार ऊपर हम कर चुके हैं, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये क्या है कि जैसे पेटीएम वगैरह हम यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी अगर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं है लेकिन बेसिक फीचर फ़ोन है ना, तो एक पेटीएम सिस्टम पॉसिबल, मतलब एक पेमेंट सिस्टम पॉसिबल है। अगर आपके पास फ़ोन नहीं भी है तो भी आप आधार बेस्ड अंगूठा लगाकर पेमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ भी पॉसिबल है ना। तो वो हो गई आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ऑल्दो इसका यूटिलाइजेशन बहुत पुअर है, हो नहीं रहा है इसका यूटिलाइजेशन, ठीक है। फिर जेम ट्रिनिटी हो गया, फेस ऑथेंटिकेशन, कोविन वगैरह ये सब, ठीक है। ई श्रम पोर्टल किस लिए है पता है कुछ? ई श्रम पोर्टल लेबर के लिए ये, है ना। कर क्या रहा है, ये भी एक्चुअली आधार से ज्वाइन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ डिजी लॉकर से हो रहा है ज्वाइन। आपके जितने भी टोटल सर्टिफिकेट्स हैं उसकी अपने आप एक लिस्ट बन जाती है। ये अपना ऑटोमेटेड सीवी है एक किस्म का आपका, है ना। और ये सीवी सीधे किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास पहुंच जाएगा अगर उसको ज़रूरत है। इसके कई काम हो सकते हैं कि सरकार के पास आपका डेटा है, स्किल के लेवल का डेटा है, वो कुछ अगर आपको देना है उन्हें इंसेंटिव वगैरह वो दे सकते हैं। ये चीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी बिजनेसमैन के पास भी सीधे पहुंच जाएगा, है ना। तो उस सेंस में ये बेटर है। फिर नेटवर्क्स, ऑल वुमेन एसएचजी नेटवर्क, एसएचजी माने सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, उसमें एक नेटवर्क। बस आगे चलते हैं। हाँ, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो इंडिया के पास 24,855 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, ठीक है। हमारे विलेजेस कितने, हमारे पास विलेजेस कितने टोटल इंडिया में? 3 लाख है, ठीक है। हमारे पास पंचायत थोड़ी कम है। एक सेकेंड, नंबर ऑफ पंचायत देखते हैं इंडिया में कितनी है।
लगभग अप्रॉक्स ऑब्वियसली नंबर ऑफ पंचायत्स इन इंडिया 2.5 लाख पंचायत हैं। नंबर ऑफ विलेजेस देखो, ओ 6 लाख विलेजेस हैं। हाँ 2.5 लाख पंचायत हैं, 6 लाख कुछ विलेजेस हैं। अब क्या होता है ना, कभी कभी 2-3 विलेज को मिलाकर एक पंचायत लगा दी जाती है ना। तो इस तरीके से अब इंडिया में पंचायत ही 2.5 लाख हैं और हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं? हर 10 विलेज में से एक, तो 24,000 ही तो है ना। तो क्या बहुत ज़्यादा प्रेसिंग नीड है इंफ्रास्ट्रक्चर की, राइट। हाँ लेकिन कुछ सब सेंटर्स भी हैं, ये नंबर क्या मैं ठीक देख पा रहा हूँ 1.5 लाख के आसपास है ना। और फिर कुछ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ठीक है, ये 2020 का डेटा है। तो मतलब क्या है कि हम एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रेसिंग नीड है। हमें करना क्या है, हमें चाहिए कि हर विलेज पे एक प्राइमरी सेंटर टाइप का हो पाए। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक्चुअली देखो वैसे छोटा सेंटर नहीं होता है, हमें एक्चुअली सब सेंटर हर जगह चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर पता क्या होता है, वहाँ पे एक डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर का इंटर्न जो कि अपने आप में एक MBBS डॉक्टर होता है, फिर लैब टेक्नीशियन वगैरह, एक पूरा स्टाफ बैठता है। हमें ये चाहिए कि एक डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन के साथ ही एक स्टाफ हो जाए, वो काफ़ी है। वरना दिल्ली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब आप देखेंगे ना, आपको लगेगा यार ये तो बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, इतने में तो बिहार में हॉस्पिटल खुल जाएगा, ऐसा हो जाता है, ठीक है। चलो फिर एक ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आयुष्मान भारत है हमारे पास, राइट। और इसके जो भी एडवांटेजेस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। फिर हाँ, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है हमारे पास, जिसमें कि 3 कंपोनेंट्स होंगे हमारा। क्या? डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, फिर डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिंग नेटवर्क ऑफ इलनेस डायग्नोसिस एंड इंक्रीज रिसर्च सेंटर्स, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या ला रहे हैं, PM आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ठीक है। एक डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम भी है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट है। हम क्या चाह रहे हैं कि आधार को, सबके आधारों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लिंक करना चाह रहे हैं। मैंने बताया था ना कि अगर हमने यहाँ पे पूरी ज़िंदगी इलाज कराया और एक दिन के लिए मैं बिहार गया हूँ और वहाँ पे मैं बीमार पड़ गया, किसी डॉक्टर के पास जाऊँ तो उसके पास सारा आ जाए, है ना। तो हम डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट लाना चाह रहे हैं कि हर किसी का हेल्थ का डेटा सरकार के पास हो, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर एजुकेशन पे है सर्व शिक्षा अभियान, एक पुराना मिशन है ये, आई थिंक मैं गवर्नेंस का नोट दूंगा, उसमें कवर्ड होगा ये, ठीक है। फिर राइज स्कीम हो गया, ये सब ठीक है। हाउसिंग में आवास योजना हम कर चुके हैं। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है, हर घर को हम बिजली दे रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ये वो है कि हम कुछ स्कूल्स को डेवलप करना चाह रहे हैं, बेटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। बट ये कुछ स्कूल्स के लिए उतनी अच्छी वो नहीं है, ठीक है। हाँ फिर अच्छा हाँ, सौभाग्य योजना क्या है, हम कह रहे थे ना हर घर में बिजली होगी, है ना, वो कौन सी योजना है, वो सौभाग्य है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ठीक है, दो टाइप की योजना है। हम कह रहे थे कि हर हैबिटेशन तक बिजली जाए, वो कौन सी है, ग्राम ज्योति योजना, कि विलेज तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं कि हर घर तक हो गई, हर घर तक पहुंचाने के लिए क्या है, सौभाग्य योजना, ठीक है। 2 टाइप की योजना है, मतलब क्या है, एक में ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, एक में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना, हाँ उसमें पता नहीं इसमें डालना चाहिए कि नहीं। जल जीवन मिशन लेकिन यहाँ पे डालना ज़रूरी है, क्योंकि वाटर कनेक्टिविटी है ना, टैप्ड कनेक्शन इन एवरी हाउस होल्ड, राइट। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन, ये सब ठीक है। और फिर ग्राम सड़क योजना, ठीक है। बस यही है, ये हमारा टोटल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव से इन सब चीज़ों से रिलेटेड, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड जो डिटेल में हमें करना है वो आपको मैं उस चीज़ के लिए अलग से नोट दूंगा, एक बुकलेट ऐसी बनाकर, ठीक है, वो हो गवर्नेंस से रिलेटेड।